everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel जहां पे भारतीय न्याय संहिता की इस सीरीज में हम डील कर रहे हैं बेटा लेक्चर नंबर 15 और आज की क्लास के इसी सेगमेंट में हम सारे के सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को डील करने वाले हैं। हालांकि प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको हम 2 लेक्चर्स में डील कर सकते थे, बट मेरा ऐसा अनुमान है कि सारे ऑफेंसेस अपने आप में कनेक्टेड हैं, तो लेट्स डील ऑल द ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अंडर बीएनएस इन वन सेक्शन। तो सबसे पहली बात आपके सामने जो सवाल आता है वो है प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को देखोगे तो कभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दिखेगा जो मूवेबल इमूवेबल की बात कर रहा है, सॉरी इमूवेबल की बात कर रहा है। बीएनएस देखोगे तो मूवेबल की बात कर रहा है। जनरल क्लॉजेस एक्ट देखोगे तो वो भी अपनी एक अलग डेफिनेशन दिख रहा है। तो मोटे मोटे रूप से बेटा हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी 2 तरीके की है, एक है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति और जंगम संपत्ति, इतना हम कह सकते हैं, बराबर है। तो इसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस है, दैट मींस हार्म और लॉस किसको हो रहा है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को हो रहा है। लास्ट लेक्चर तक, दैट इज लेक्चर नंबर 14 तक जो हमने डील किया था उसमें क्या डील किया था, उसमें हमने ये बोला कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में क्या क्या आएगा। अब प्रॉपर्टी एक क्राइटेरिया बनेगा, उसके बाद हमारे पब्लिक ऑफिसर्स एक क्राइटेरिया बनेगा, यस और नो। तो अब यहां पे हमको जो चीज समझनी है वो ये है कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते कितने टाइप के। अभी आपको 4-5 नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा ऑफेंसेस है जो हम पूरे लेक्चर में डील करने वाले। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया है, फॉर्जरी हो गया है, फिर आपके ट्रेसपास हो चुका है, मिसचीफ हो चुका है। ये सारा के सारा सेगमेंट आज की क्लास में डील करेंगे। लेकिन उससे पहले ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ ऑफ द सेशन, और जो कि मैंने हमेशा कहा है कि हर क्लास में मुझे ऐसे कमेंट्स में बच्चे दिखते हैं जो पीडीएफ की डिमांड करते हैं, और मैं हर क्लास में स्टार्टिंग और एंड में हमेशा ये डिस्क्लेमर देती हूँ बेटा कि ये पीडीएफ लेने के लिए आपको ये बैच एनरोल करना पड़ेगा पीडब्ल्यू ऐप में, और ये बैच कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैच कैसा है, बैच कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पीडब्ल्यू ऐप पर जाना है, पीडब्ल्यू ऐप को पहले डाउनलोड करेंगे, जुडिशरी एग्जाम वहां सेलेक्ट करेंगे, उसमें खूब सारे बैचेस आपको दिखेंगे। कुछ बैचेस हमारे पेड बैच चल रहे हैं, फाउंडेशन है, रैपिड रिवीजन है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेंस टेस्ट सीरीज है, आईजीपी वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये वाला बैच इसी बैनर के साथ मिलेगा, आप इसको एनरोल कर लेंगे, कोई भी फीस डिडक्ट नहीं होगी। वहां पर आपको मेरी क्लासेस भी मिल जाएगी और आपको मेरी पीडीएफ भी मिल जाएगी, इस लेक्चर की जो है पीडीएफ मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। ओके, अब मेरे पीछे आपको स्क्रीन पे जो ये जितने भी स्पेसिफिकली मैं कहूं जो 10 ऑफेंसेस हैं ये आपको दिखने वाले हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। अब एक छोटा सा जो कोई इंसिडेंस आईपीसी और बीएनएस में हुआ है वो ये हुआ है कि दोनों में ही चैप्टर नंबर 17 में, क्या बोला बेटा मैंने, दोनों में ही चैप्टर नंबर 17 में ही ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे रखा है। अब सेक्शन रेंज यहां जरूर चेंज हुई है, 302 टू 334 हुआ है। क्या हुआ है, 303 टू 334 हुआ है। तो इन्होंने बोला कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी एंड डेकॉइटी है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है 316, ओके, स्टोलन प्रॉपर्टी है, चीटिंग है, फ्रॉडुलेंट डीड एंड डिस्पोजिशन है, मिसचीफ है एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। और आज की क्लास में हम ये सारे के सारे ऑफेंसेस डील करने वाले हैं। दैट इज लगभग जो 32, 33, 31, 32 जो सेक्शंस है उन सबको डील करना है। सबसे पहले डील करेंगे व्हाट इज थेफ्ट, क्या होता है, चोरी क्या होता है। चोरी क्या होता है, कोई बदलाव नहीं है, जैसे आईपीसी में था एज इट इज बीएनएस में है, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव एक चीज का है, आपकी जो चीजें हैं उन सारे ऑफेंसेस में एक ऑफेंस और ऐड किया गया, दैट इज स्नैचिंग। स्नैचिंग का पूरा के पूरा कनेक्शन किससे बैठता है, थेफ्ट से बैठता है। थेफ्ट के लिए प्रॉपर्टी का नेचर देखेंगे, कंसेंट देखेंगे, इंटेंशन देखेंगे। ये तीनों ही चीजें, कंसेंट, इंटेंशन, प्रॉपर्टी का टाइप, ये 3 चीजें आपको प्रॉपर्टी के सारे ऑफेंसेस में 10 के 10 ऑफेंसेस में अच्छे से ऑब्जर्व कर ली तो आपको ये सेगमेंट बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले थेफ्ट, दैट इज whoever intending to take dishonestly, that means इंटेंशन तो है, और इंटेंशन कैसा है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या होता है भाई, किसी का नुकसान करना चाहते हो, मैलिफाइड इंटेंशन है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, थेफ्ट के लिए जरूरी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये ऑफेंसेस है, इमूवेबल के अगेंस्ट नहीं। बेटा चोरी तो कोई चीज करोगे ना, घर थोड़ी चोरी कर सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप जमीन थोड़ी चोरी कर सकते हो, सोना, गहना, वाटर बॉटल, मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैग, पर्स, गाड़ी, यही तो चोरी हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली वी आर टेकिंग आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। जरूरी क्या है, कब्जा होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए, वर्ड ध्यान रखना, एनी पर्सन। एनी पर्सन का यहां पे मतलब क्या हुआ है, एनी पर्सन का यहां पर मतलब क्या है, एनी पर्सन का यहां पर एक ही मतलब है, और वो मतलब है आपका
कहने का मतलब यहां पर क्या है, वो ओनर भी हो सकता है, वो पोजेसर भी हो सकता है, वो ओनर भी हो सकता है, पोजेसर भी हो सकता है। दैट मींस जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जरूरी नहीं कि वो उसी के पोजेशन में हो, वो किसी और के पोजेशन में से भी तो हो सकती है ना, वो किसी के और के पोजेशन में भी हो सकती है। तो मान लो मेरी स्कूटी थी, मैंने आपको दी बेटा 2 दिन ठीक कराने के लिए, आई वॉज द बेलर, यू वर द बेली। आपके पोजेशन में से भी अगर वो प्रॉपर्टी लेके गया है तो वो क्या हो जाएगी, वो आपके थेफ्ट में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, थेफ्ट में आ जाएगी, बराबर है। विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, बिना उस पर्सन के कंसेंट के अगर आपने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को उसके पोजेशन में से निकाल लिया है, moves that property in order to such taking is said to commit the theft। वो प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में से बिना उसके कंसेंट के हमने मात्र मूव कर दी, ये थेफ्ट में आ जाएगा। और मूव करने के पीछे का इंटेंशन क्या है, मूव करने के पीछे का इंटेंशन ये है कि हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं, टेक अवे करना चाहते हैं। हम उस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं, हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को टेक अवे करना चाहते हैं। तो ये किस में चला जाएगा, ये आपके ऑफेंस की कैटेगरी में चला जाएगा, बराबर। 303 के सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट दे रखी है, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट 3 इयर्स और फाइन और बोथ। सो पनिशमेंट कहां दे रखी है, थेफ्ट की पनिशमेंट दे रखी है 303 के सबसेक्शन 1 में। कितनी दे रखी है, 3 इयर्स और फाइन और बोथ दे रखा है, 3 इयर्स और फाइन और बोथ दे रखा है। 304 में क्या दे रखा है, 304 में स्नैचिंग दे रखा है। स्नैचिंग को हम बाद में डील करेंगे, लेकिन पहले हम थेफ्ट का सेगमेंट पूरा करेंगे। 303 के सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट तो दिया, लेकिन उससे पहले इसके 5 एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनो। 5 एक्सप्लेनेशन बेहद खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है, ये होने जरूरी है। कई बार आपने ऐसा देखा है कि थेफ्ट में वी हैव अ प्रॉपर्टी विच इज ऑफ अ नेचर कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लग रही है, बट वो नेचर उस प्रॉपर्टी का ऐसा है दैट अगर उस प्रॉपर्टी को हमने थोड़ा बहुत भी रिमूव किया, शेक किया, अर्थ से अलग किया, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्या ऐसी प्रॉपर्टी का थेफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब तक एक प्रॉपर्टी बेटा अर्थ को अटैच है ना, तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, बट द मोमेंट इट इज सिवियर्ड फ्रॉम दैट, जैसे ही आपने उसको अर्थ से अलग किया, नाउ इट बिकम्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मूवेबल नेचर, नाउ इट कैन बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। अब इसका किसी ने चोरी किया, ये थेफ्ट हो जाएगा। यही कहना चाहता है आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 1। कहता है अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू अर्थ, जब तक अर्थ के साथ अटैच है, इट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल नहीं है तो मतलब इमूवेबल, एंड इट इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द थेफ्ट क्योंकि वो अटैच्ड है, बट इट बिकम्स केपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सिवियर्ड फ्रॉम द अर्थ। लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो थेफ्ट बन जाएगा जैसे ही हमने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अर्थ से रिमूव किया है, सिवियर किया है। अब हम बोलेंगे कि वो क्या हो गया है, वो आपके मूवेबल प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब अगर इसकी कोई भी चोरी करता है तो चोरी के लिए पनिश किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बोलता है अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट व्हिच इफेक्ट्स द सिवियरेंस मे अमाउंट टू थेफ्ट। जिस एक्ट से मैंने चीज को सिवियर किया, अर्थ से अलग किया, उसी से अगर मैंने उसको मूविंग इफेक्ट दे दिया, वो थेफ्ट में हो जाएगा। हम कह देंगे कि आपने मूविंग इफेक्ट दे दिया। जब बेटा कोई पर्टिकुलर पर्सन ना जमीन में से पेड़ को खींच रहा है, सिवियर कर रहा है, तो उसने सिवियर भी किया, सेपरेट भी किया, और उसी से मूविंग इफेक्ट दे दिया। 2, 5, 10, 15, 20 कदम लेके दूर चल गया, हो गया चोरी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव। आपने बोला ना यहां पे कि अगर वो मूव करता है, तो मैम हम कब कहेंगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ने किसी चीज को मूव किया है, व्हेन विल इट अमाउंट टू मूविंग। तो उन्होंने बोला कि हम मानेंगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ने एक थिंग को मूव किया है जब उसने कोई ऑब्स्टैकल रिमूव किया है, कोई ऑब्स्टैकल रिमूव किया है। मान लो बेटा कोई पर्टिकुलर गेट बंद किया हुआ था, या मान लो कोई बैरिकेड लगाया हुआ था जिससे कि जो साइकिल है वो आगे ना जाए, आपने बैरिकेड हटा दिया, मूविंग इफेक्ट दे दिया ना। कोई पत्थर रखा हुआ था कि स्कूटी आगे ना चली जाए, आपने वो हटा दिया, मूव कर दिया ना स्कूटी को, which prevented it from moving। वो पत्थर, वो चेन, वो बैरिकेड लगाया हुआ इसलिए था ताकि we can prevent that particular cycle or motorcycle or that scooty from moving ahead, or by separating it from any other thing as well as by actually moving it। या फिर उसको किसी ऐसे चीज से सेपरेट कर रहे हैं जो उसको एक्चुअली प्रिवेंट कर रही थी मूव करने से। फॉर एग्जांपल चेन हो गया, लॉक हो गया, अगर आपने चेन को कस के बेटा जो पोल है या आपका घर का दरवाजा उसको बांध रखी है, इफ यू रिमूव दैट पर्टिकुलर चेन और दैट पर्टिकुलर रोप, अब आपने उसको क्या कर दिया, एक फ्री ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको कोई भी उठा के लेके जाए, अगर आप भी उठा के लेके जाओ तो चोरी के अंदर आ जाएगा। ओके। 4th एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर हमने कोई एनिमल को मूव किया किसी भी मीन से, अगर हमने एक एनिमल को मूव किया
तो हम ये कहेंगे कि उसके साथ हर वो चीज मूव की है जो उसके मूव करने से मूव हुई है। एग्जाम्पल, एक डॉग था बेटा, उसके मुंह में एक बॉल थी, या एक डॉग था जिसके गले में एक सोने की चेन थी। ऑफेंडर ने ये देखा कि उसके मुंह में एक शानदार सी सिल्वर कलर की बॉल है और गले में भी सोने की चेन है। एक बेट फेंका उसने, एक बिस्किट फेंका उसके सामने। डॉग स्टार्टेड मूविंग। सो व्हाट डिड दैट ऑफेंडर डू? He gave that bet in order to move that animal, and when that animal moved, it will be deemed that that particular chain or the particular ball that he was having in his mouth, that was also moved by the offender. तो एनिमल के मूव करते उसके साथ वो चीज ही मूव हो जाएगी। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, बुलक कार्ट। अगर हमने किसी बुलक को एक डायरेक्शन में मूव करवाया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर भी लेके गए, तो माना जाएगा कि उसके पीछे जो कार्ट लगा हुआ है हमने वो भी मूव किया है। मतलब हमने चोरी ना सिर्फ उस एनिमल की उसके पीछे लगा हुआ जो कार्ट था बेसिकली तो उसी का इंटेंशन था, वो भी चोरी में आएगा। A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of motion so causes move by that animal. तो एनिमल के साथ साथ उसके कॉन्सिक्वेंस में एज अ रिजल्ट कोई भी अदर ऑब्जेक्ट भी उसके साथ मूव करता है ना, तो हम ये कहेंगे कि आपने वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी मूव किया है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 5, द कंसेंट में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। कंसेंट कैसा हो सकता है? कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, कंसेंट इंप्लाइड भी हो सकता है। यहाँ पे कंसेंट की बात की ना, ये वाला कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। अगर आपने एक्सप्रेस कंसेंट ले ली है तब तो फिर चोरी नहीं है, या तो ना तो एक्सप्रेस लिए ना इंप्लाइड कंसेंट लिए, तो फिर वो बेटा किस में आ जाएगा? वो थेफ्ट में आ जाएगा। ओके, यस। 305 किसकी डेफिनेशन देता है? थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस 7 years एंड फाइन है। 306 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट 7 years एंड फाइन है। और यही 307 बेटा जब थेफ्ट कर रहा है कोई पर्सन इस प्रिपरेशन के साथ कि डेथ कॉज कर सके या हर्ट या रिस्ट्रेन कर सके, रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 years एंड फाइन है। कई बार जब इंसान चोरी करने किसी के घर में जा रहा है, चोर जा रहा है, तो उसको पता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, सम पर्सन इज गोइंग टू रेजिस्ट, ही माइट रेजिस्ट द प्रिवेंशन ऑफ, ही माइट रेजिस्ट माई क्विटिंग फ्रॉम द होम। उसको पता है कि घर से बाहर निकलूंगा तो हो सकता है मुझे रोक ले। ही माइट प्रिवेंट माई रिट्रीट, ही माइट प्रिवेंट माई कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस। तो कुछ भी करेगा तो इससे अच्छा ना कि अपन पहले से तैयारी करके चलते हैं, ताकि उसकी अपन डेथ कॉज कर सकते हैं या उसको हर्ट कॉज कर सकते हैं या फिर उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर लेंगे। अगर इन तीनों में से किसी की भी वो प्रिपरेशन करके जाता है, प्रिपरेशन कैसे कर सकता है बेटा? वो रस्सी लेके चला जाएगा, साथ में वो चाकू हथियार लेके चला जाएगा, ताकि अगर किसी ने पंचायत की तो वही उड़ा देंगे। इस प्रिपरेशन के साथ गया, वहां करना अलग चीज हो जाएगी। वहां पे अगर ये तैयारी करके गया है तो मतलब एक घातक प्रकार का चोर है ना वो, तो वो फिर 307 में पनिशेबल हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। मैं 2 केसेस हमेशा आपको चोरी के मामले में बहुत लैंडमार्क केसेस के तौर पे बताती हूँ। के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। के.एन. मेहरा के केस में क्या बोला कोर्ट ने? बोला कि देखो जो इंटेंशन है ना वो जरूरी है। आप ये प्रूफ करो कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन था। कोई भी एक एलिमेंट अगर मिसिंग है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, कंसेंट का एलिमेंट नहीं है, तो वो चोरी होगी नहीं। ऑल द एलिमेंट्स हैव टू बी देयर एट द सेम टाइम to cause permanent deprivation of the property or to obtain wrongful gains is not necessary for the purpose of proving dishonest intention. क्या बोला इन्होंने? The proof of intention, कि आपका इंटेंशन परमानेंटली एक पर्सन को डिप्राइव करना था, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपका इंटेंशन टेम्पररी डिप्राइवेशन भी था तो भी चलेगा। टेम्पररी डिप्राइवेशन था ना तो भी चलेगा यहां पर। ठीक है, यस और नो? अब इस केस में हुआ क्या था बेटा? के.एन. मेहरा के केस में ये लोग हेलीकॉप्टर वगैरह लेके चले गए थे। ठीक है, आपके एयरफोर्स एयरबेस पे काम वगैरह करते थे, हेलीकॉप्टर लेके चले गए और थोड़ा सा पाकिस्तान घुमा के लेके आने के इंटेंशन से लेके गए थे, बट बीच में मौसम खराब हो गया, वापस लौट गए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई थेफ्ट थोड़ी हुई है, हमने तो सिर्फ थोड़ी सी देर, आधे घंटे के लिए लेके जाने के लिए हमने जो है हेलीकॉप्टर उड़ा के लेके गए थे। क्या हो गया? कहाँ हो गई चोरी? इट डजंट मैटर कि आप परमानेंटली उसको डिप्राइव करना चाहते थे कि नहीं करना चाहते थे, मियरली फॉर टाइम बीइंग कर दिया ना, ऑफेंस हो जाएगा यहाँ पे। Absence of person's consent to whom the property belongs at the time of moving it and the presence of dishonest intention at the time of taking are the essentials. एक तो consent नहीं होनी चाहिए और दूसरा dishonest intention अगर मौजूद है वहां पे, हमारे लिए इतना sufficient है theft को cause करने के लिए। के.एन. मेहरा का ये लैंडमार्क केस है। नेक्स्ट आता है प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया द टेम्पररी टेकिंग ऑफ एन आर्टिकल विद द व्यू टू रिटर्न इट आफ्टर रिसीविंग सम
रिवॉर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट्स थेफ्ट। आप टेम्परली कोई प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो इस इंटेंशन के साथ कि जब इस पर्सन को वापस लौटानी होगी ना, इससे रिवॉर्ड मांग लूंगा, दिस इज ऑल्सो थेफ्ट। एग्जाम्पल, आप बेटा मेरा मान लो वॉलेट लेके गए या आप फोन लेके गए इस इंटेंशन के साथ कि जब मैम ये पर्टिकुलर चीज जो है वापस डिमांड करेगी तो मैम को बोलेंगे 100-150 रुपए दो। तो मैंने बोला भाई अपना फोन वगैरह किधर है, मिल ही नहीं रहा। आपने बोला 1000-2000 थोड़ा जेब डीली करो, हम आपका भी फोन लाके ढूंढ कर देते हैं, दिस विल ऑल्सो अमाउंट टू थेफ्ट। ओके, चलिए जी। स्नैचिंग, स्नैचिंग को जिसको कि हिंदी में झपटमारी कहा गया है, ठीक है। देखो स्नैचिंग एक ऐसा ऑफेंस है जो कि नया नहीं है। यस, इट इज नॉट न्यू, इट वॉज देयर इन आईपीसी स्टेट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। पंजाब और हरियाणा में स्नैचिंग ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड ऑफेंस था, बाकी स्टेट्स में नहीं था एज पर माई नॉलेज। पंजाब एंड हरियाणा में तो डेफिनेटली था। अब इसको बेटा बीएनएस में संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। स्नैचिंग भी थेफ्ट का एक पार्ट है, लेकिन जब थेफ्ट की जाती है ना बेटा थोड़ा सा शांति से किया जाता है ना, मतलब किसी को खास पता नहीं चल पाता है। स्नैचिंग में जब आप किसी से वो चीज खींच रहे हो ना, उसको महसूस हो रहा है, थोड़ा सा फोर्स का एलिमेंट वो पर्सन महसूस कर पा रहा है। इट स्टेट्स थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, थेफ्ट ही जाके आगे स्नैचिंग होगा अगर थेफ्ट कमिट करने के लिए द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली, 3 वर्ड्स है, सडनली, क्विकली और फोर्सिबली, अचानक से, जल्दी से या फिर फोर्स के साथ क्या कर रहा है, ही सीजेस और सिक्योर्स और ग्रैब्स और टेक्स अवे। सीज कर लेता है, अपने पोजीशन में लेके आ जाता है, सिक्योर कर लेता है मतलब खुद के पास सुरक्षित कर लेता है, ग्रैब कर लेता है, एकदम से झपट्टा मार लेता है, या टेक अवे खींच के ले जाता है फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी जरूरी है आपके ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग में भी, तो हम कहेंगे दैट स्नैचिंग हुआ। सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट दे रखी है 3 years एंड लाइबल टू फाइन, बराबर। नेक्स्ट ऑफेंस इज एक्सटॉर्शन। अब एक्सटॉर्शन में क्या है, एक्सटॉर्शन बहुत अच्छे से समझना, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन अच्छे से समझ आएगा बेटा तो रॉबरी भी समझ आएगा, वरना सारा बाउंसर चला जाएगा, फिर तो आपको वापस से क्लास देखनी पड़ेगी। 308 बोलता है व्हाट इज एक्सटॉर्शन, तो इन्होंने बोला हुएवर इंटेंशनली, जो कोई भी इंटेंशनली क्या करता है, पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ, किसी पर्सन को फियर में डालता है। किस चीज के फियर में डाल रहा है, एनी इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन। ध्यान रखना ये जनरली डिस्टेंस से हो रहा है, जो ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन है वो डिस्टेंस से हो रहा है, मतलब यहां पर ऑफेंडर जिस पर्सन को धमकी दे रहा है वो धमकी देते वक्त उसके प्रेजेंस में नहीं है, नजदीक नहीं है, तो इट सेज बाय इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन। उसको डर दिखा रहा है कि या तो तुमको इंजरी कॉज कर देंगे वरना तुम्हारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वाइफ इनको इंजरी कॉज कर देंगे। एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर, जिसको आपने पुट इन टू फियर किया उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया है किस चीज के लिए, टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। उस पर्सन को मजबूर किया जा रहा है, पहले क्या किया जा रहा है बेटा, पहले उसको फियर दिखाया जा रहा है इंजरी का कि या तो तुमको या तुम्हारे किसी रिलेटिव को। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हम उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस भी कर रहे हैं, डरा दिया, फिर उसको मजबूर कर रहे हैं। किस चीज के लिए मजबूर कर रहे हैं, हेलो ब्रदर एक प्रॉपर्टी दो, तुम्हारे घर के कागजात जो है हमारे नाम कर दो, तुम्हारा वॉलेट दे दो, तुम्हारा फोन दे दो। तो बेसिकली यहां पे कंसेंट तो है उस विक्टिम की, लेकिन कंसेंट अंडर दी प्रेजेंस ऑफ फियर लिया है, डरा धमका के आपने उसको फियर पर्टिकुलर कंसेंट ली है। थेफ्ट में तो कंसेंट बिल्कुल है ही नहीं जिस पर्सन की प्रॉपर्टी आपने चुराई है, बट एक्सटॉर्शन में कंसेंट है, बट कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, दबाव में डाल के कंसेंट लिया। टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड, या फिर कोई भी ऐसी चीज हम उसको देने को बोल रहे हैं जो साइंड है या सील्ड है एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नाउ व्हाट कैन बी अ डॉक्यूमेंट और व्हाट कैन बी अ थिंग व्हिच इज साइंड और सील्ड। मान लो बेटा देयर इज अ चेक एंड व्हिच आई हैव साइंड, द पर्सन माइट आस्क फॉर इट, मैम वो साइंड चेक दे दो, अपने हिसाब से 1 करोड़ भरू, 2 करोड़ भरू, 10 करोड़ भरू, जितना भी खाता मैं देख के भर लिया बेटा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो एन एक्सटॉर्शन। देयर इज एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिसपे हमने ऐसी खाली साइन कर रखा, उस पे सेल डीड बनवा लेगा, बोलेगा इस पे सेल डीड बना के दो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वैल्यूएबल सिक्योरिटी। कोई भी ऐसी चीज जो साइन और सील है उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी में अगर कन्वर्ट कर ले, वो किस में जाएगा, वो एक्सटॉर्शन में जाएगा। और यहाँ पे इसका डिफरेंट पनिशमेंट्स दे रखा है। अब ध्यान रखना, 2 चीजें मैं बोल रही हूं, अच्छे से सुनो। एक्सटॉर्शन होने के लिए
दो स्टेजेस पूरे होने जरूरी है। फिर से सुनना, एक्सटॉर्शन होने के लिए दो चीजें होना जरूरी है। एक है फियर, दूसरा इंड्यूस फॉर डिलीवरी, प्लस यहां पे डिलीवरी हो जा रही है। फॉर एक्सटॉर्शन इट इज वेरी नेसेसरी कि फियर दिखाओ आप उसको इंजरी का, और उसके साथ उसको प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए मजबूर करो, और वो आपको प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी दे तो होगा एक्सटॉर्शन। यू कॉल मी एंड यू से मैम या तो 10,000 रुपए दो, या फिर घर से आना, स्टूडियो से बाहर निकलना आपका मुश्किल कर देंगे, दिस इज एक्सटॉर्शन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने प्रॉपर्टी डिलीवर की नहीं, विल इट अमाउंट टू एक्सटॉर्शन? इट विल नॉट अमाउंट टू एक्सटॉर्शन, बट इट विल ओनली अमाउंट टू ऑफेंस। कौन सा? पुटिंग इन फियर टू इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। जब भी आप रॉबरी की बात करते हो, रॉबरी होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? रॉबरी होने के लिए सबसे पहले होना जरूरी है यहां पर या तो थेफ्ट हो या फिर एक्सटॉर्शन हो। दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। आइदर हो सकता है ना, वर्ड क्या है? और है। वर्ड क्या है? और है। दैट मीन्स थेफ्ट के साथ कुछ तो भी और ऐड हो तो वो रॉबरी बन जाएगी, बराबर। वैसे के वैसे एक्सटॉर्शन में मैम कुछ तो भी ऐड हो तब वो रॉबरी बन जाएगी। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा क्या ऐड हो? ऐसा क्या ऐड हो? तो ये कहां बता रखा है? ये हमें इसी सेक्शन में बता रखा है। आपको इन चीजों पर फोकस करना है। यहां 5 स्टार लगा लो कि ऐसा मैं थेफ्ट में क्या ऐड करूं कि रॉबरी बन जाए, या एक्सटॉर्शन में ऐसा क्या ऐड करूं कि हमारा रॉबरी बन जाए। इसी चीज को आपको ऑब्जर्व करना है। अब देखो जरा, रॉबरी या तो थेफ्ट से होगी या एक्सटॉर्शन से होगी, और थेफ्ट रॉबरी कब बनेगा या एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनेगा? जब ये एलिमेंट्स फुलफिल होंगे, दैट्स इट। तो इट फर्स्ट स्टेट्स इन ऑर्डर टू कमिट अ थेफ्ट और व्हाइल कमिटिंग द थेफ्ट, या तो थेफ्ट कमिट करने के लिए, चोरी करने के लिए, या चोरी करते वक्त व्हाइल कमिटिंग थेफ्ट, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी एनी प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, या फिर थेफ्ट से प्रॉपर्टी ऑब्टेन करना। क्या बोला? इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी एनी प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, थेफ्ट से कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो ऑब्टेन हुई है उसको लेकर जाते वक्त, या तो थेफ्ट कमिट करने के लिए, थेफ्ट कमिट करते वक्त, या थेफ्ट कमिट हो जाने के बाद वो सामान लेने जाते वक्त कोई पर्सन दैट इज ऑफेंडर इनमें से कोई भी एक चीज कर दे। इफ ही कॉजेज एनी पर्सन डेथ कॉज कर दी तो बेटा रॉबरी हो जाएगा। फिर मैम डेथ के लिए अलग से मर्डर में पनिशमेंट जाएगा? नहीं जाएगा, मर्डर अलग चीज है बेटा। यहां पे थेफ्ट प्लस डेथ कॉज हो रही है तो वो रॉबरी में जा रहा है। यहां पे वो मृत्यु कारित कर दे रहा है क्योंकि उसको पता है ये मेरे को जाने नहीं दे रहा, सामान ही लेके नहीं जाने दे रहा है, चाकू गुजार दिया, शूट कर दिया, तो रॉबरी में पनिशमेंट मिलेगी। या फिर हर्ट कॉज कर दिया या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज कर दिया है, तो ये किस में जाएगा? ये रॉबरी में चला जाएगा। या फिर इन तीनों में से किसी का भी इंस्टेंट फियर भी कॉज कर दिया, एकदम गले पर बेटा ऐसे चाकू रख के उसको चाकू की नोक पर सामान लेके जा रहा है, रॉबरी है। तो इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी हुआ तो वो भी किस में आएगा? थेफ्ट में आएगा। अब चलेंगे एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनता है। इसको पढ़ने से पहले, मेरे पीछे छुपाऊंगी मैं इसको अभी, इसको पढ़ने से पहले जस्ट रिकॉल व्हाट वाज एक्सटॉर्शन। मैम एक्सटॉर्शन आपने बोला था, कॉल पे बोल रहा था, उसको बोल रहा था प्रॉपर्टी डिलीवर करो, पहले उसको फियर में डाल रहा था। किसके फियर में डाल रहा था? इंजरी के फियर में डाल रहा था, एंड देन ही वाज इंड्यूसिंग दैट पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यही कर रहा था। अब रॉबरी में कुछ नहीं है, जिस पर्सन को फियर में डाला ना वो आपके प्रेजेंस में, ये फोन पे नहीं है, ये आमने सामने है। हाईवे पर गाड़ी रोक के उसको बोला कि अपने गाड़ी के अंदर जो भी सामान है, फोन है, ये शीशा है, ये तुम्हारा आईफोन है या तुम्हारी ज्वेलरी है, जो भी है, फोन, लैपटॉप है, ये सब हमारे हवाले करो। दिस इज रॉबरी, लूटना इसको कहते हैं। लूट तो यहां पे भी हो रही है पर ये चोरी से हुई हुई लूट है, यहां पर कौन सी? उद्यापन से हुई हुई लूट है। इट सेज दैट when at the time of commission of the extortion offender is in presence of the person put in fear, जिसको फियर में पुट इनटू किया उसके प्रेजेंस में है ऑफेंडर, एंड commits extortion by putting the person in fear of, वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है कैसे? उस पर्सन को
पुट इनटू करके, किसके फियर में पुट इनटू करके बेटा? इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के डर में। क्या वहां पे ये एक्सटॉर्शन में ये चीजें थी? नहीं थी। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, डेथ हर्ट और वो सब क्रिएट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इनका सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंट फियर दिखा रहा है। जिस पर्सन को आपने डराया वो अगर आपकी इमीडिएट प्रेजेंस में है ये हो जाती है रॉबरी, लेकिन जिस पर्सन को आपने फियर दिखाया अगर वो आपके प्रेजेंस में नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र एक्सटॉर्शन रहेगी। ठीक है, टू दैट पर्सन और सम अदर पर्सन, जिस जो पर्सन आपके प्रेजेंस में, या तो उसको डर दिखा रहे हो कि तुमको इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर देंगे, या फिर कोई और पर्सन मदर प्रेजेंस में है और ऑफेंडर मदर को बोलता है चुपचाप से या तो अपने गहने मुझे खोल के दे दो वरना ये जो तुम्हारा बेटा है मेरे पास है अभी उसका चाकू से गला काट दूंगा। तो उसको मदर को डर दिखाया, पैसे कहां से ले रहा है, प्रॉपर्टी कहां से एक्सटॉर्ट कर रहा है, मदर से कर रहा है, लेकिन डर किसका दिखाया? बच्चे का डर दिखाया। By so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted। ये then and there and ये जो presence है ना, word presence, ये कीवर्ड है जो बोलता है उसी वक्त, तत्कालीन, उसी समय वो प्रॉपर्टी उसको देने को बोले, दिस इज योर रॉबरी। पनिशमेंट कहां है रॉबरी की? सबसेक्शन 4 में दे रखा है। सबसेक्शन 4 में पनिशमेंट कितनी है? रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 years एंड फाइन है। कठोर कारावास से ध्यान रखना। रॉबरी के सारी पनिशमेंट्स में आपको अब दिखेगा कि ये रिगरस इंप्रिजनमेंट है। ओके, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, रॉबरी का अटेम्प्ट भी किया तो 7 years एंड फाइन है। रॉबरी करना या उसका अटेम्प्ट करना प्लस वॉलेंट्री हर्ट कॉज कर देना तो ये कितना मिलेगा यहाँ पे? तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है या रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 years एंड फाइन तक जाएगा। ठीक है। डेकॉइटी, डेकॉइटी कुछ भी नहीं है, रॉबरी है। बस रॉबरी जब एक पर्सन 2, 3, 4 कर ले तो वो रॉबरी के लिए पनिशेबल होंगे, लेकिन जैसे ही रॉबरी कमिट करने वाले लोग 5 हुए ये डेकॉइटी में चला जाता है। क्या बोला बेटा मैंने? जैसे ही रॉबरी कमिट करने वाले लोग 5 हो जाते हैं वो डेकॉइटी में चले जाते हैं। ये अब तक हमने पढ़ा है, सीखा है और आप इतना ही याद करके जाते हो। एग्जाम में अगर डेकॉइटी की डेफिनेशन आ गई, इतना लिख के आओगे तो शायद 1/3 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि डेकॉइटी सिर्फ इतना नहीं, डेकॉइटी ये भी है, ये भी डेकॉइटी में आता है। फॉर एग्जाम्पल 5 लोग बिल्डिंग के अंदर घुसे, रॉबरी कमिट करके आए तो वो ठीक है, डेकॉइटी हुई। लेकिन मान लो 3 लोग अंदर रॉबरी कमिट करके आए, 2 ने सिर्फ असिस्ट किया, हेल्प किया, एड किया, तो द होल नंबर of persons actually committing the robbery and the persons aiding that person or the group, वो सब अगर पूरा होल नंबर, सबका नंबर अगर टोटल 5 है तो वो भी डेकॉइटी में आएंगे। ठीक है, देखो क्या बोलता है, when 5 or more persons को jointly, एक साथ commits or attempt to commit a robbery, और या फिर where the whole number of persons को jointly committing or attempting to commit a robbery, जब टोटल नंबर कितना बनता है उन साथ में रॉबरी कमिट करने वाले लोगों का, जो एक्चुअली पर्संस रॉबरी कमिट कर रहे हैं एंड वो पर्संस जो कि वहां प्रेजेंट है एंड एड कर रहे हैं, मौकाए वारदात पे मौजूद है और किसी भी तरीके से असिस्टेंस कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, एंड सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट्स टू 5, जब वो होल नंबर 5 हो जाए देन एवरी पर्सन सो कमिटिंग, अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेट टू कमिट अ डेकॉइटी। ये चीज ध्यान रखना, ये होल नंबर वाली जो कि मैंने आपको यहाँ पे कैपिटल में लिख के दिया है। ठीक है, मूविंग अहेड, पनिशमेंट बताया है। सबसेक्शन 2 ने क्या बोला? पनिशमेंट फॉर डेकॉइटी। डेकॉइटी की पनिशमेंट कितनी है बेटा? जाहिर सी बात है, रॉबरी का एग्रीवेटेड फॉर्म है तो पनिशमेंट यहां ज्यादा होगी। कितनी पनिशमेंट दे रखी है? बोलता है लाइफ इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी, या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 years एंड फाइन होगा, या फिर रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 years एंड फाइन। डेकॉइटी विद मर्डर, डेकॉइटी के साथ साथ बेटा अगर मर्डर भी हो गया, डेकॉइटी के साथ साथ अगर यहां पर मर्डर भी हो गया है तो पनिशमेंट कहां है? सबसेक्शन 3 में डेथ सेंटेंस मिलेगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है या रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 years एंड फाइन हो सकता है। ठीक है, सबसेक्शन 4 बोल रहा है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी। डेकॉइटी कमिट करने के लिए अगर प्रिपरेशन किया, ये हमने कहां पढ़ा था बेटा? ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 या 2 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पे हमने स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने क्या बोला था? वहां पे हमने बोला था कि एक स्टेज होती है इंटेंशन की, फिर होता है प्रिपरेशन, देन होता है अटेम्प्ट एंड देन फाइनल जो आपका होता है वो एकम्प्लिशमेंट, या जिसको हम कमीशन बोलते हैं, एक्चुअल कमिटिंग ऑफ द क्राइम।
तो प्रिपरेटरी स्टेज पर कोई ऑफेंसेस पनिशेबल नहीं है, लेकिन ये वाला ऑफेंस पनिशेबल है। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी, सिर्फ तैयारी कर ली है तो वो भी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 10 इयर्स एंड फाइन से पनिशेबल है। रिग्रेस वर्ड जरूर ध्यान रखना, ठीक है। डेकॉइटी के सारे ऑफेंसेस रिग्रेस इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है। सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डेकॉइटी। डेकॉइटी कमिट करने के लिए अभी तो सिर्फ असेंबल हो रहे हैं, असेंबल भी हुए बेटा तो वो भी किस में जाएगा? वो भी आपके ऑफेंस की कैटेगरी में जाएगा। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 7 इयर्स एंड फाइन है। सबसेक्शन 6 बोलता है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डेकॉइट्स। बहुत खूबसूरत, आपको पता होगा हमने ये पर्टिकुलर सेक्शन किस में पढ़ा था? एक्ट कंपेल्ड बाय थ्रेट में पढ़ा था। बीइंग अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, खुद से या खुद सेल्फ जाके गैंग ऑफ डेकॉइट्स के साथ मिल रहे हो, फिर बोल रहे हो सर मेरे को डराया धमकाया, दैट इज नॉट एन डिफेंस। वो कंसेंट के डिफेंस में नहीं आ रहा है। रीजन क्या है उसके पीछे? कि आपको खुद को पता था नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैंग कैसा है। अब यहां पे क्या बोला? अगर आप गैंग ऑफ डेकॉइट्स के ग्रुप के मेंबर हो, उस गैंग के मेंबर हो, बिलोंग करते हो उनको, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा या रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 10 इयर्स एंड फाइन रहेगा। बराबर है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं चाहूंगी कि आप सभी स्टूडेंट्स इस डिफरेंस को जो है जरूर देखें। थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है ना। तो कंसेंट के बारे में देखा। अच्छा, ये यहां पे ये ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि ये आपको 2 पॉइंट से देखना पड़ेगा, 2 पॉइंट से देखना पड़ेगा। इसको भी आगे और हम कह सकते हैं कि बाइफिकेट हो जाएगा। ये एक हो जाएगा अगर ये थेफ्ट टू रॉबरी बना है तो, और एक हो जाएगा अगर ये एक्सटॉर्शन टू रॉबरी बना है तो। बराबर है। थेफ्ट टू रॉबरी बना तो या एक्सटॉर्शन टू रॉबरी बना तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कंसेंट थी कि नहीं थी या नहीं थी। सब्जेक्ट मैटर क्या है, नंबर ऑफ ऑफेंडर्स जो है हमको यहाँ पे कितने चाहिए, फोर्स का एलिमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, एलिमेंट ऑफ फियर है कि नहीं है, एंड फिर प्रॉपर्टी डिलीवर कैसे हो रही है। बराबर है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना, एंड मैं यहाँ पे मार्क करूंगी एज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि यहां से मेज में क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आगे चल सकते हैं। यस, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बहुत बेहतरीन सेक्शन है। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे, पहले क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन देख रखा है। एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, मिसअप्रोप्रिएट हो रहा है कुछ तो भी चीज को ना गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। मतलब यहां पर आपको जिस तरीके से एक्चुअली प्रयोग करना था वैसे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इफ आई गिव यू माई लैपटॉप टू गेट इट रिपेयर्ड, what is the probable thing that you would do within the ambit of the particular authority that I have given to you? मैम ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि मैं उसको दुकान पर जाकर ठीक करवा के वापस दे दूं। ओके फाइन, बट डिड आई ऑथराइज यू टू यूज इट फॉर योर पर्सनल यूज? नहीं। अब वो कर लो तो मिस अप्रोप्रिएशन हुआ कि नहीं हुआ? उसमें से कोई सॉफ्टवेयर फाइल्स वगैरह डिलीट कर ली, क्या हो गया? मिस अप्रोप्रिएशन हो गया है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है 314 में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। फिर हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे भी आएंगे। इट सेज हुएवर डिसऑनेस्टली, मतलब इंटेंशन तो यहां पर भी डिसऑनेस्टली है, सेम इंटेंशन जो कि हमारा थेफ्ट में था, एक्सटॉर्शन में भी था। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। डिसऑनेस्टली या तो वो मिसअप्रोप्रिएट करे या कन्वर्ट करे, या तो वो बेटा मिसअप्रोप्रिएट करे या कन्वर्ट करे। टू हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को वो मिसअप्रोप्रिएट करता या कन्वर्ट कर लेता अपने यूज के लिए। मिसअप्रोप्रिएट मतलब गलत तरीके से यूज कर ले, या कन्वर्ट अपने यूज के लिए कर ले मतलब खुद के लिए उस चीज को प्रयोग कर ले, या कह सकते हैं कि समवेयर अब उसको अपने लिए कन्वर्ट कर लिया तो वो किसी और के काम रही नहीं अब वो चीज। ओके, तो पनिशमेंट कितना है? 314 में 6 मंथ्स है, 2 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकता है, एंड फाइन है। एंड यही अगर डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर लिया तो 3 इयर्स एंड फाइन है। यहां पे कहने का तात्पर्य इनका ये है बेटा, कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी के पास बेटा एक वॉच है, वॉलेट है, फोन है, लैपटॉप वगैरह, गाड़ी वगैरह पड़ी है। ये ऑफेंडर जानते हुए दैट ही इज अ डेड बॉडी, इसके पास ये सामान है, एंड इट इज नॉट इन द पोजेशन ऑफ द पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू दैट पोजेशन। जो पर्सन एक्चुअली उसके कब्जे के लिए अधिकार रखते थे, उनके पोजेशन में प्रॉपर्टी नहीं है, उससे पहले ही खुद लेके चला जाए, दिस विल अमाउंट टू क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। On the contrary side, if you look at section number 316, this deals with criminal breach of trust. The word trust denotes something. ये something में क्या आएगा? मतलब किसी पर तो हमने विश्वास किया, और विश्वास किस चीज का किया? बेटा मैंने खुद प्रॉपर्टी थमाते हुए इस चीज का विश्वास किया है कि जिस चीज के लिए आप कोई प्रॉपर्टी थमाई है बस उसके लिए दो, वही चीज करो और वो चीज करके हमें प्रॉपर्टी वापस रिटर्न कर दो। बट यहां ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है,
और ट्रस्ट ब्रेक होता ही तब है जब ट्रस्ट बनता है ना। तो पहले ट्रस्ट बनना जरूरी है। ट्रस्ट बनने के लिए होगा क्या, आप कोई प्रॉपर्टी उसको डिलीवर करो, आप खुद से सामने वाले पर्सन को, दैट इज ऑफेंडर को, प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करो। अब जब हम उसको प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करते ना, तब वो जाके प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग कोई ऑफेंस कमिट कर दे, तो हम बोलेंगे कि ये किसकी कैटेगरी में आता है, ये आता है हमारे कंप्लीट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है। तो इट सेज whoever being in any manner entrusted with the property, कोई भी पर्सन जब कभी प्रॉपर्टी से एंट्रस्ट किया गया, एंट्रस्ट मतलब मैंने उसको थमाई है, मिस अप्रोप्रिएशन में कोई एंट्रस्टमेंट नहीं हो रहा है बेटा, कोई एंट्रस्टमेंट नहीं है। मैंने एग्जांपल भी दिया एंट्रस्टमेंट का दिख रहा होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसमें एंट्रस्टमेंट था, ठीक है। एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी और विद एनी डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी, या फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी डोमिनियन एक्सरसाइज करता है। क्या ये जरूरी है कि इन दोनों में मूवेबल प्रॉपर्टी हो? नहीं। अभी तक हमने थेफ्ट एक वो ऑफेंस पढ़ा है और दूसरा क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन वो ऑफेंस पढ़ा है जहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कोई जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एंट्रस्टमेंट करते हैं क्या? नहीं, उसके ऊपर डोमिनियन होता है। मेरी कोई फैक्ट्री थी बेटा, मैंने आपको बोलते 10 दिन इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, व्हाट इज दिस, आई हैवंट एंट्रस्टेड यू द प्रॉपर्टी बट आई हैव गिवन यू द डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी। डोमिनियन मींस आई हैव गिवन यू द कंट्रोल एंड केयर और कस्टडी ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर रहा है। तो वो पर्सन जिसको हमने या तो एंट्रस्टमेंट किया या डोमिनियन दिया किसी प्रॉपर्टी पर, वो डिसऑनेस्टली क्या करे, या तो प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट कर ले या खुद के यूज के लिए कन्वर्ट कर ले, उसको कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज दैट प्रॉपर्टी, तो फिर ये किस में आएगा? ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आ जाएगा। बराबर है, दोनों में सेम चीज हो रहा है। ये देखो, मिसअप्रोप्रिएट्स और यहां पर भी मिसअप्रोप्रिएट्स, कन्वर्ट्स फॉर हिज ओन यूज, कन्वर्ट्स फॉर हिज ओन यूज, व्हिच प्रॉपर्टी? दिस प्रॉपर्टी जिसको हमने एंट्रस्ट किया या जिसके ऊपर हमने उसको डोमिनियन दिया है। पनिशमेंट कहां है? सीबीटी की पनिशमेंट सबसेक्शन 2 में है 5 years और फाइन और बोथ। कितनी पनिशमेंट है? 5 years और फाइन और बोथ। सबसेक्शन 3 में कितनी पनिशमेंट दे रखी है? सीबीटी बाय कैरियर, वॉरफिंगर और वेयरहाउस कीपर। ये कौन कमिट कर रहा है? या तो कैरियर है, वॉरफिंगर है या वेयरहाउस कीपर है, तो 7 years एंड फाइन है। सबसेक्शन 4 सीबीटी बाय अ क्लर्क और सर्वेंट। अब ये किसने कमिट किया? ये क्लर्क या सर्वेंट ने कमिट किया। ये एक्सप्रेसली मेंशन करने की कहां जरूरत थी इनको? ये मेंशन करने की इसलिए जरूरत थी बिकॉज ऑफ द वर्ड एंट्रस्टमेंट। और जब भी हम सर्वेंट देखते हैं, एजेंट देखते हैं, वॉर फिंगर्स देखते हैं, जिसको हम घाटवाल्स वगैरह बोलते हैं, बेटा यहाँ पे ना मालिक, एक मालिक होता है और ये सब एज एन एजेंट वर्क करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो मालिक है वो उनको वो प्रॉपर्टी देंगे, और वो प्रॉपर्टी देंगे, इंटरेस्ट करेंगे। तो भैया इंटरेस्ट का तो तुमने बैंड बजा दिया, तुमने तो खुद ही यूज कर लिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इट सेज सीबीटी बाय कैरियर, कैरियर जिसको डिलीवरी बॉयज वगैरह होते हैं, वॉर फिंगर घाटवाल्स हो गए, वेयर हाउस कीपर जो गोदाम का देखरेख करने वाला था, भाई काम ही हमने उसको ये दिया था कि भाई सिक्योरिटी रखना, ध्यान रखना, तुमने ही घपला कर दिया। तो वहां पे पनिशमेंट अलग से सेक्शन में दे रखी है, 7 years एंड फाइन। क्लर्क और सर्वेंट है तो इनका भी काम क्या होता है? मास्टर और प्रिंसिपल का काम करना, 7 years एंड फाइन है। एंड सब सेक्शन 5 बोलता है सीबीटी बाय अ पब्लिक सर्वेंट और बैंकर, मर्चेंट और एजेंट। सीबीटी किसके द्वारा हो रहा है? पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। पब्लिक सर्वेंट को बेटा कोई इंटरेस्ट किया, फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्वेंट रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक दिन बेटा उन्होंने बैंक के अकाउंट, दैट इज गवर्नमेंट बैंक अकाउंट में नहीं डाल के अपनी जेब में पैसे डाल दिए, अपने घर लेकर चले गए। दिस इज सीबीटी, क्योंकि वो इंटरेस्ट कर रखा है ना, गवर्नमेंट ने उनको अथॉरिटी दी है that you collect all these rents and whatever the amount is. CBT by a public servant या फिर बैंकर है, मर्चेंट है या एजेंट है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है एंड 10 years तक एक्सटेंड हो सकती है एंड फाइन। बराबर है? और कुछ रहा क्या यहाँ पे? ना। चलो ये कुछ केसेस हैं जो एक बार जरूर देखो, इंपॉर्टेंट लगे मुझे केसेस, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, और आप भी समझो कि भाई जो केसेस हैं वो कैसे डील किए जाते हैं। चलो ये 2 एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी बेटा। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रमोद मातेगांवकर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? मिस अप्रोप्रिएशन कुड बी टेम्पररी और परमानेंट एंड नो एंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट दिस ऑफेंस। इन्होंने बोला मिस अप्रोप्रिएशन बेटा या तो टेम्पररी भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए मिस अप्रोप्रिएट, 1-2 घंटे के लिए भी मिस अप्रोप्रिएशन हो गया, दैट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट रामास्वामी नादर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रामास्वामी नादर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द वर्ड कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज
का मतलब क्या है? जो हम बोल रहे हैं ना, ये 403 आईपीसी का मतलब क्या है? मतलब अभी का योर 314, ठीक है। पहले आपका जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हुआ करता है वो 403 में था, यहाँ लिख लीजिए 314 ऑफ बीएनएस। अब कई बार आपका ये सवाल यही आता है कि मैम अगर केस लॉ लिखने हमें, क्योंकि बीएनएस के तो केसेस आने में वक्त लगेगा थोड़ा सा, आईपीसी के लैंडमार्क केसेस है, तो हाउ आर वी सपोज राइट? शुड वी मेंशन द सेक्शंस व्हिच आर रेफर्ड अंडर योर आईपीसी और शुड वी मेंशन द केसेस और सेक्शंस दैट आर मेंशन्ड अंडर योर बीएनएस? सो साधारण सी बात है, रूलिंग जब आईपीसी की थी तो आईपीसी की धारा लगनी पड़ेगी ना, बीएनएस का कैसे लिखोगे? नहीं लिख सकते बीएनएस का, क्योंकि कहीं कहीं बीएनएस में एलिमेंट भी चेंज हुआ है। किडनैपिंग का लिख दोगे बीएनएस का सेक्शन, कैसे लिखोगे? वहां पे तो चाइल्ड है, वहां पे तो वर्ड चाइल्ड दे रखा है, और आईपीसी में आपके बिलो 18 एंड बिलो 16 का मामला था। So there is a very simple concept that while writing that particular section you have to mention your IPC का section, क्योंकि रूलिंग ही उस सेक्शन में आई है, बट ब्रैकेट में आप बीएनएस का करस्पॉन्डिंग सेक्शन जरूर मेंशन करेंगे अगर आपके सिलेबस में बीएनएस आ रहा है तो। ठीक है, इज इट क्लियर? सो रामास्वामी नादर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में क्या बोला? कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज का मतलब क्या है? कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज डिनोट्स दैट accused has used the property in derogation of the rights of the owner of the property. मतलब जो डायरेक्शन आपको दे रखे that you are supposed to use this property in or while staying in the sphere or while staying in the ambit of those particular powers or functions, उसको लिमिट क्रॉस करते हैं हम बोलेंगे that you have converted this for your own use. For example बेटा, if there is a servant, उसने मास्टर ने सर्वेंट को गाड़ी दिया कि आप ये गाड़ी चलाओ, और आप क्या करोगे? सिर्फ दिल्ली के एरिया में इस गाड़ी चलाओगे, हमें लाने ले जाने के लिए, छोड़ने के लिए। अब उसने बेटा गाड़ी अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया, मान लो उस गाड़ी को कहीं किराए पर दे दिया टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए, यस कन्वर्टेड फॉर हिज ओन यूज, खुद से पैसा ले लिया ना उस चीज का, सो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। यूधर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में डिसऑनेस्टली वर्ड डिफाइन किया है and misappropriation are the ingredients of section 403, that is 314 of BNS के। ये दो ingredients है कि dishonest भी होना चाहिए plus misappropriation भी होना चाहिए। Any dispute being about recovery of money is purely of civil nature, hence a criminal complaint regarding the matter is not maintainable। clear है ये चीज? okay? चलो, रिकवरी मनी है भाई, इसमें मामला ये था कि जो पैसा है वो दिया नहीं था, तो पैसा देने के लिए उसने कोई चीज वगैरह उठा ली, तो उन्होंने बोला ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन नहीं, आप प्लीज सिविल मैटर में जाइए। ठीक है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेम यही चीज है बेटा। ओके, ये आपकी बेरेट लैंग्वेज है, बेरेट लैंग्वेज को जरूर ऑब्जर्व करें। देखो बेरेट लैंग्वेज में एक ये और चीज और दे रखी है कि वो अपने यूज के लिए कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, डिस्पोजेस कर रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खुद के कन्वर्शन के लिए अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर रहा है और डिसऑनेस्टली और डिस्पोजेस दैट प्रॉपर्टी, या फिर हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोजेस कर रहा है या यूज कर रहा है इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, लॉ के डायरेक्शन का वायलेशन कर रहा है अगर वो इस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करके, बेटा ये भी किस में आएगा? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा। लॉ ने डायरेक्शन दिया है दैट अ पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिसर इज सपोज टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड गिव इट टू द पब्लिक ट्रेजरी, गिव इट टू द स्टेट ट्रेजरी, अपने पर्पस के लिए यूज कर ले, तो बेटा हो गया ना लॉ ऑफ डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन। प्रिस्क्राइबिंग द मोड इन विच द ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज, तो लॉ ने डिस्क्राइब कर रखा है, ये बता रखा है कि आप कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से डिस्चार्ज करनी है, तो वहां मेंशन करके दिया ना कि आप ये पर्टिकुलर जो है गवर्नमेंट के उस अकाउंट में डाल दीजिए। ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्रेस और इंप्लाइड है विच ही हैज मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट, या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट था बेटा, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि इसी रूप में हम आपका ये पर्टिकुलर अमाउंट आपको सौंपेंगे, नहीं सौंपा, उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया। और विलफुली सफर्स एनी अदर पर्सन टू डू सो, विलफुली सफर्स मतलब खुद ये जानते हुए भी किसी और पर्सन को यूज करने दे रहा है, तो आप लाइबल हो उस चीज के लिए, आप भी कमिट्स द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ये दो एक्सप्लेनेशन, ये आप खुद भी मानोगे कि आपने हमेशा और हमेशा इनको क्या किया? स्किप किया है। लेकिन आज हम इन चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं और इसको स्किप नहीं करेंगे। इसका रीजन एक ही है, इसको स्किप ना करने का, क्योंकि ये ना आपके खुद के रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जब आप सर्विसेज वगैरह देना स्टार्ट कर देंगे, काम करना स्टार्ट कर देंगे, कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बेटा, एक प्रोविडेंट फंड नाम की चीज होती है। क्या होता है? एक प्रोविडेंट फंड नाम की चीज होती है।
अब प्रोविडेंट फंड में होता क्या है, पहले अच्छे से सुनना। ये आपका एम्प्लॉयर होता है। कौन होता है? एम्प्लॉयर। ये कौन होता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर म्हणजे मालिक, जो बॉस है। एम्प्लॉय मतलब जो आपका काम करने वाला कर्मचारी है, वो है। प्रोविडेंट फंड में बेटा एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगा और वो अमाउंट उसके प्रोविडेंट फंड, जिसको हम पीएफ अकाउंट कहते हैं, उसमें ऐड करेगा। वहां से डिडक्ट करके पीएफ अकाउंट में ऐड करेगा। वो होता है एम्प्लॉय का, ये बाद में मिलता है उसको, ठीक है, यू कैन क्लेम इट, बराबर। तो ये प्रोविडेंट फंड समझ आया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 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 ये एम्प्लॉय के सैलरी में से प्रोविडेंट फंड का अमाउंट डिडक्ट तो कर ले, लेकिन उसके खाते में जमा नहीं कराए, विल अमाउंट टू एन ऑफेंस। यस, इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यही कहना चाहता है एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। बस वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रोविडेंट फंड कौन से एक्ट के अंतर्गत बना हुआ है। उस एक्ट के अंतर्गत अगर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थी वो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराने की, उसने अपने पास रख लिए ना, तो ये माना जाएगा कि एम्प्लॉय ने आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट एंट्रस्ट किया है। भले एम्प्लॉय ने खुद नहीं बोला, बट एवरी मंथ यू आर डिडक्टिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट, दैट इटसेल्फ मींस दैट द एम्प्लॉय हैज given or entrusted that particular amount as provident fund, बराबर। तो ये किस में चला जाएगा? ये आपके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में चला जाएगा अगर वो अपने पास पैसा रख लेता है, प्रोविडेंट फंड में ऐड नहीं करता है तो, बराबर है ये चीज। अब जरा देखो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोल रखा है, अब बहुत आसानी से समझ आएगा आपको। अ पर्सन बीइंग एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट, इसको छोड़ो यहां से यहां तक। कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर है जो कोई भी ऐसा पर्सन है जो एम्प्लॉयर है किसी एस्टैब्लिशमेंट का, कोई ऑफिस, प्राइवेट कंपनी, व्हाटएवर इट इज, चाहे वो सेक्शन नंबर 17 ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट में एग्जेम्प्टेड हो या नहीं हो, दोनों ही मामले में वो पर्सन क्या करे, हु डिडक्ट्स द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी सैलरी में, उस सैलरी में से उस कॉन्ट्रीब्यूशन को डिडक्ट कर ले फॉर क्रेडिट टू द प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन फंड, ताकि उसके फैमिली फंड में या फिर प्रोविडेंट फंड में ऐड कर सके, वो अमाउंट डिडक्ट कर ले, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन फंड में डालना था। क्यों डालना था? क्योंकि वो स्टैब्लिश किए गए थे ना मैम किसी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। तो जब वो ये अमाउंट बेटा यहां पर डिडक्ट कर लेता है, ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एंट्रस्टेड विद द अमाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन सो डिडक्टेड बाय हिम। तो जब वो डिडक्ट कर लेगा तो हम मान लेंगे कि एम्प्लॉय ने आपको क्या कर दिया, वो अमाउंट एंट्रस्ट कर दिया है। एंड इफ ही मेक्स डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन, अगर वो डिफॉल्ट कमिट करता है ऐसे कंट्रीब्यूशन के लिए टू द सेड फंड इन वायलेशन ऑफ द सेड लॉ, तो फिर दैट मीन्स अगर वो ऐड नहीं करता है वो अमाउंट, ही शैल बी डीम्ड टू हैव डिसऑनेस्टली यूज द अमाउंट ऑफ द सेड कंट्रीब्यूशन इन द वायलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लॉ। दैट मीन्स अब हम बोलेंगे उसने बेटा सीबीटी कर दिया। कैसे कर दिया? ये देखो, ये डायरेक्शन ऑफ लॉ का क्या कर दिया, उसने वायलेशन कर दिया। तो लॉ ने बताया था ना कि आपको उसके खाते में से पैसा डिडक्ट करके उसके प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फैमिली फंड में ऐड करना है, आपने नहीं किया है, आपने सिर्फ अपने पास रख लिया, माना जाएगा कि एम्प्लॉय ने आपको इंटरेस्ट किया था वो अमाउंट और उसके बाद भी आपने नहीं किया है, इट विल अमाउंट कि आपने सीबीटी कर दिया है बिकॉज आपने डायरेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन कर दिया। अब सेम ही आपका होमवर्क रहेगा, एज इट इज सेम है, बस इन्होंने यहां पर ये बोला है कि वो अमाउंट किस में पेबल है, वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के स्टेट इंश्योरेंस फंड में पेबल है। उधर प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन फंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट इंश्योरेंस फंड की बात कर रहे हैं। और आपके एक्ट के कौन से एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश्ड है ये स्टेट इंश्योरेंस फंड, ये आपका स्टैब्लिश्ड है अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। बस इतना सा फर्क है और बाकी कोई फर्क नहीं है। स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है? एक चुराई हुई संपत्ति। व्हेन वी विल कॉल a property to be a stolen property, तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, यहां पर इन्होंने डिफाइन किया है स्टोलन प्रॉपर्टी को 317 में। इन्होंने बोला प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय। अब आप खुद सोचो, चोरी की हुई संपत्ति क्या हो सकती है? स्टोलन प्रॉपर्टी सिर्फ चोरी करने से थोड़ी आएगी, वो आपका थेफ्ट हो सकता है, वो आपका एक्सटॉर्शन हो सकता है, रॉबरी हो सकता है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वेट मैम, डेकॉइटी किधर गया?
बेटा डेकोइटी से भी होता है। अब यहाँ पे स्नैचिंग भी ऐड किया है इन्होंने, एक ध्यान रखना, यहाँ पे एक स्नैचिंग भी ऐड है, ठीक है, ऐड कर दो प्लीज यहाँ पे स्नैचिंग, ठीक है। स्नैचिंग से भी अगर आएगी कोई भी प्रॉपर्टी वो स्टोलन प्रॉपर्टी में जाएगी। डेकोइटी के लिए अलग से सेक्शन दे रखा है, डेकोइटी के लिए अलग से सबसेक्शन है, पहले सेक्शन अलग हुआ करता था, अब इन्होंने सबसेक्शन में ऐड कर दिया कि डेकोइटी से, दैट इज डकैती से कोई संपत्ति आई तो वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी में आएगी, बट पनिशमेंट अलग सेक्शन में। इट स्टेट्स दैट प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयरऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय, किस वजह से ट्रांसफर हुआ है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएटेड मींस क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड। लेकिन मान लो प्रॉपर्टी चोरी हो गई या किसी ने एक्सटॉर्ट कर ली, 2 घंटे के लिए चोरी हुई, बाद में वापस मेरे पास आ गई, तो क्या ये प्रॉपर्टी अभी भी स्टोलन प्रॉपर्टी होगी? नहीं। नाउ इट सीजेस टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी बिकॉज नाउ इट हैज कम टू द पोजेशन ऑफ द पर्सन हु वाज एंटाइटल्ड फॉर द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। It states if the property subsequently comes into the possession of the person legally entitled to the possession, it ceases to be a stolen property. Subsequently का मतलब क्या है? बाद में जब प्रॉपर्टी वापस उसके पोजेशन में आ जाती है, किसके पोजेशन में? The person who was entitled for the particular property। तो फिर देखो लिखा भी है entitled to the property, नहीं possession, तो हम बोलेंगे it is no more a stolen property। बराबर। अब सुनो आगे बोला dishonestly receiving stolen property। डिसऑनेस्ट तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है तो पनिशमेंट कितना है? 3 years और फाइन और बोथ। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज नॉट एन ऑफेंस, दिस इज मियरली डिफाइनिंग यू दैट व्हाट इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी। ये सिर्फ डिफाइन कर रहा है कि स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है। स्टोलन प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली रिसीव करना ये सबसेक्शन 2 में पनिशेबल है। जैसे चोर बाजार वगैरह कहीं है, आपको पता है बेटा यहाँ पे तो सामान चोरी का ही आता है, नोइंग द फैक्ट कि यहाँ पे सारा सामान चोरी का आता है, उसके बावजूद उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को रिसीव करना, चाहे वो खरीदना है या कैसे भी रिसीव करना है, गिफ्ट वगैरह किसी भी तरीके से, तो वो 3 years एंड फाइन या बोथ से पनिशेबल है। क्योंकि वर्ड क्या है यहाँ पे? डिसऑनेस्टली इज द कैच ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये सबसेक्शन 2 का क्या है? कैच है। सबसेक्शन 3 डिसऑनेस्टली रिसीविंग अ स्टोलन प्रॉपर्टी इन कमीशन ऑफ अ डेकोइटी। तो ध्यान रखना बेटा 317 की बेसिक पनिशमेंट सबसेक्शन 2 में, दैट मींस थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड सीबीटी से आई हुई प्रॉपर्टी अगर हमने डिसऑनेस्टली रिसीव कर ली है जानते हुए कि ये चोरी का माल है, तब तो सबसेक्शन 2 में, और ये जानते हुए कि ये डकैती से आई हुई संपत्ति है तो फिर दैट विल बी पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 3 व्हिच गिव्स यू अ पनिशमेंट ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन। हैबिचुअली डीलिंग विद द स्टोलन प्रॉपर्टी, जब देखो कोई करोड़ों का माल यहाँ से उठा लिया, वहां से 10, 15, 20 लाख का माल उठा लिया, कहीं से कुछ भी उठा लिया, कहीं से कोई पर्टिकुलर बैंक वगैरह की रॉबरी वगैरह ये सब कर ली, तो हैबिचुअली जो इसमें डील कर रहा है, यहाँ से माल लाके वहां ले जाना, फिर वहां से कस्टमर्स को बेचना वगैरह, ये सब क्या है? ये सब हैबिचुअली डीलिंग है, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है एंड 10 years एंड फाइन है। सबसेक्शन 5 असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करने के लिए असिस्ट करना कि भाई इतने करोड़ों का सोना है, तुम अपने पास कैसे रखोगे, इसको तो कंसील करना पड़ेगा ना भाई, तो यहाँ पे पनिशमेंट 3 years और फाइन और बोथ रहने वाला है। ठीक है जी, आगे चल सकते हैं हम। ओके, मिसचीफ, ब्यूटीफुल सेक्शन, बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन है और सभी स्टूडेंट्स का मैं कहूं तो मोस्ट फेवरेट सेगमेंट भी है। क्या होता है मिसचीफ? रिश्ती जिसको हम कहते हैं, मिसचीफ इज द ओनली ऑफेंस अंडर योर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा रॉन्गफुल लॉस तो होता है बट देयर आर नो रॉन्गफुल गेन्स। रॉन्गफुल गेन्स जो है कतई नहीं होता है यहां पे रॉन्गफुल लॉस तो होता है विक्टिम को बट रॉन्गफुल गेन्स ऑफेंडर को नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रोड पर पड़ी हुई एक रिंग मिली, आप उस रिंग को फेंकना चाहते हो, उस रिंग को फेंकना चाहते हो, रिंग फेंक दी पानी में, क्या मिला आपको? कुछ नहीं, यू डिड नॉट गेट दैट पर्टिकुलर रिंग। हाँ, वो अलग बात है कि मन की कोई आत्मसंतुष्टि जरूर मिली होगी, मन में तृप्ति जरूर हुई होगी, बट दैट विल स्टिल अमाउंट टू एन ऑफेंस इवन इफ यू हैवंट received any type of wrongful gains, wrongful profits क्या होता है या wrongful loss क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, डेफिनेशन में हमने कवर किया था। अब देखो क्या बोलता है, whoever with an intent to cause or knowing that he is likely to cause, जो भी इस इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ कि मेरा ऐसा करने से क्या हो सकता है, wrongful loss हो सकता है किसी पर्सन को या डैमेज हो सकता है पब्लिक को या किसी पर्सन को।
नोइंग द फैक्ट कि मेरे ये काम करने से सामने वाले पर्सन को नुकसान होगा या फिर पब्लिक को या किसी पर्सन को डैमेज हो सकता है, ये जानने के बावजूद इफ ही कॉजेज फर्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी और चेंज इन द प्रॉपर्टी और सिचुएशन, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है या सिचुएशन प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, सिचुएशन को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से एक्चुअली प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए, डिमिनिश हो जाए उसकी वैल्यू या यूटिलिटी या इफेक्ट्स इट इंजरियसली। एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल बच्चों को दिया था, पहले भी दिया था, ठीक है। मान लो ये मेरा एक घर है, ठीक है, मान लो ये टाइप का एक हमारा घर है, ओके। जस्ट अज्यूम इट कि दिस इज आवर घर, ओके। मान लो ये हमारा ऐसा घर है और ये घर कैसा है, आइस का घर तो देखा होगा ना आपने, दिस इज इग्लू, इग्लू विच इज मेड अप ऑफ आइस। टाइप्स ऑफ हाउसेस में हम 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे। अब बेटा नोइंग द फैक्ट दैट दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, आप आए बेटा और यहां पर क्या किया, यहां पर गरम गरम पानी गिरा दिया, गरम गरम पानी गिरा दिया। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि ये घर पूरा क्या हो गया, पानी पानी हो गया, पूरा नदियां आ गई, बाढ़ बह गई और जो भी हम इसमें सो रहे थे वो आ गए बाहर। क्या हुआ इससे, आपको क्या मिला, आपको वो इग्लू मिल गया क्या, नहीं, आपको वो इग्लू नहीं मिला, बट मुझे रॉन्गफुल लॉस हुआ ना। और ये जो घर का जो शेप था ये पर्टिकुलर, ये क्या हो गया है, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिस्ट्रॉय भी हो गया, प्लस आपने सिचुएशन को चेंज कर दिया है, आपने आइस से उसको लिक्विड कर दिया है, आइस से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो चेंज इन द प्रॉपर्टी हो गया ना। अब बेटा एक बात बताओ, ये डिस्ट्रॉय भी हो गया, प्लस इफेक्ट किया हमको इंजूरियसली, हम लोग पानी में बहने लग गए। और मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कार है, मान लो दिस इज अ कार, ये कार थी, नवी नवी किसी ने कार ली थी बेटा, आपने जाके ऐसे स्क्रैच मार दिया जोर से, दिस इज व्हाट, इसकी वैल्यू डिमिनिश कर दी ना हमने। अपने को क्या मिला, कुछ मिला क्या, लाखों करोड़ों रुपए कुछ मिला, नहीं मिला। और ऐसे आए भी बेटा, तरीका भी तो नहीं है ना ये सही, गलत आएगा तो गलत जाएगा ना। तो अब ये क्या हो गया है, यहां पर आपने स्क्रैच लगाती बेटा, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई है, अब इसको बेचने जाओगे तो भी प्रॉपर्टी का दाम जो है कम ही मिलने वाला ना। तो इंजूरियसली भी इफेक्ट किया, यहां पर वैल्यू भी डिमिनिश की है, इंजूरियसली भी क्या, बेचेगा तो भैया को पैसा कम मिलेगा। सो दिस इज योर मिसचीफ, बराबर है क्या। अब देखो पनिशमेंट क्या दे रखा है, सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट किस चीज की दे रखी है, आपको मिसचीफ की पनिशमेंट दे रखी है। बेसिक पनिशमेंट सबसेक्शन 2 में है, जो कितनी देता है, 6 months और फाइन और बोथ है। मिसचीफ प्लस लॉस टू द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और लॉफुल अथॉरिटी, हम मिसचीफ कमिट कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को लॉस हो जाए या फिर लॉफुल अथॉरिटी को लॉस हो जाए, तो पनिशमेंट कितना है, 1 year और फाइन और बोथ। सबसेक्शन 4 लॉस और डैमेज ऑफ 20,000 से लेके लेस देन 1 लाख रुपी। अगर पहले ये सब नहीं दे रखा था, ध्यान रखना ना, पहले ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, अमाउंट वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ होता था, अब इन्होंने मेंशन करना शुरू कर दिया। इट स्टेट्स दैट लॉस और डैमेज ऑफ 20,000 रुपीज से लेके लेस देन 1 लाख रुपी, 20,000 से लेके 1 लाख तक का नुकसान अगर हुआ है तो 2 years और फाइन और बोथ है। लॉस और डैमेज ऑफ 1 लाख और अबव, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर, मतलब 1 लाख से नीचे वाला सबसेक्शन 4 में था, और 1 लाख इक्वल टू 1 लाख या फिर 1 लाख अबव का कोई भी नुकसान है तो 5 years या फाइन या बोथ से पनिशेबल होने वाला है। सबसेक्शन 6 में बोला मिसचीफ एंड प्रिपरेशन फॉर डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और फियर ऑफ डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। क्या बोला, मिसचीफ है प्लस प्रिपरेशन हो रही है किसकी, डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की। मिसचीफ कमिट करते वक्त एक पर्सन इस प्रिपरेशन के साथ आ रहा है कि या तो वो डेथ कमिट करेगा या वो हर्ट कॉज करेगा किसी को या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। उसको पता था कि यहाँ पे आके घर को आग लगाएगा या फिर घर को मान लो वो एक पत्थर वगैरह ही मारेगा या हथौड़ा वगैरह ही मारेगा, तो सामने से हो सकता है कि उसको वापस रिटेलिएशन मिले। तो बढ़िया है कि अपन अपना तलवार चाकू साथ में लेकर चलें, जैसे हमने थेफ्ट के वक्त डील किया था ना बेटा, having preparation made with an intention to cause death, hurt or your wrongful restraint, वैसे अगर यहाँ पे आता है तो फिर that in that case, या फिर उसका instant fear भी cause करने के लिए आता है तो फिर that will be punished with 5 years and fine, बराबर है। अब ये कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस दे रखे हैं आपको डिफरेंट कि कब किस टाइप की मिसचीफ की है तो उस मामले में कितना पनिशमेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये चार्ट को जरूर पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो ये चार्ट एक बार अपने लेवल पे जरूर पढ़ना, मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है सारे पनिशमेंट प्रोवाइड करके,
तो ये जरूर देखना, काफी छोटा हो चुका अभी ये सेक्शन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑफेंस, दैट इज क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस पढ़ेंगे। क्या होता है क्रिमिनल ट्रेसपास? क्रिमिनल छोड़ो, ट्रेसपास भी क्या होता है? सिंपल मैम, किसी और की जगह पर जाना, उसकी परमिशन के बिना उसको अनॉय करना, उसको इंसल्ट करना, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट करना, यही होता है ट्रेसपास। और आप ये ट्रेसपास लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बहुत बार पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बहुत बार पढ़ चुके हो। इट स्टेट्स दैट 329 सबसेक्शन 1 क्रिमिनल ट्रेसपास, whoever enters into the possession। इसको पढ़ने से पहले सुनो, कई बार बेटा ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति हमारे घर में घुसा चलाए और हमको पता ही नहीं चले, ये तो ट्रेसपास है। लेकिन कई बार हो सकता है हम खुद इनवाइट करेंगे, हमारी आता तो मर्जी से ही है, लेकिन बाद में अनलॉफुली रुक जाता है। मतलब आया तब तो अतिथि देवो भव, और जावे तब अतिथि कब जाओ पता ही नहीं, अतिथि जा ही नहीं रहे। अब वो जानबूझ के वहां रुका हुआ है ताकि उस पर्सन को अनॉय कर सके या उस पर्सन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट कर सके। दैट मींस आना अच्छे इंटेंशन से, बट वहां रुके रहना, अब उसका इंटेंशन चेंज हो गया। दिस अमाउंट्स टू योर क्रिमिनल ट्रेसपास। दो तरीके, whoever enters into प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अनदर विद एन इंटेंट टू कमिट, या तो ऑफेंस कमिट करने के लिए पहला, या फिर उस पर्सन को इंटिमिडेट, इंसल्ट या अनॉय करने के इंटेंशन से। वो या तो घुसा या फिर घुसने के बाद, लॉफुली घुसने के बाद अनलॉफुली वहां रह रहा है। दो चीजें, कोई भी एक चीज करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए या इंसल्ट, इंटिमिडेट, अनॉय करने के लिए, देन वी विल से दैट ही हैज कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास। फर्स्ट तो हो गया लॉफुली एंटर किया उसने, एंड सेकेंड, एंटर तो लॉफुली हुआ अपॉन सच प्रॉपर्टी, अनलॉफुली रिमेन्स देयर। अब वहां अनलॉफुली रह रहा है, क्यों? सेम चीज है, या तो वो ऑफेंस कमिट करना चाहता है या इंटेंट, इंसल्ट, इंटिमिडेट या अनॉय करना चाहता है। दिस विल अमाउंट टू 329 सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट है। मतलब ऑफेंस डिफाइन कर रखा है। पनिशमेंट इसकी सबसेक्शन 3 में दे रखी है, 3 मंथ्स या 5,000 रुपीज फाइन है, या फिर बोथ है। सबसेक्शन 2 में इन्होंने हाउस ट्रेसपास बताया है। सुनना अच्छे से, मैं एक वेन डायग्राम बना रही हूं। दिस इज योर criminal trespass, this is your house trespass and this is your house breaking। ये आपका वेन डायग्राम है, यूजीसी नेट वगैरह में ये सब बहुत चीजें पढ़ाई जाती थी बेटा। क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब कोई भी प्रॉपर्टी पे जब आप आ रहे हो, ये जो मेथड हमने बताया उससे, और यही जब आप कोई हाउस में कर दो, कोई ऐसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे कर दो, या ऐसी जगह पे कर दो विच इज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग या फिर फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, ये हाउस ट्रेसपास हो जाता है। यहां पे आप आपराधिक अत्याचार कर रहे हो, यहां पे गृह अत्याचार कर रहे हो, घर में अत्याचार कर रहे हो, तो ये किस में आ जाएगा? ये आपके 329 सबसेक्शन 2 में आ जाएगा। इट स्टेट्स whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent, vessel used for human dwelling। कोई भी क्या कमिट कर रहा है? क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट कर रहा है। कैसे? उस घर में घुस के या रुक के। कहां? ये कीवर्ड है, 1 और 2 हमारा कीवर्ड है बेटा। फर्स्ट इज बिल्डिंग, टेंट, वेसल। प्लेस में हमने पढ़े थे ये सारी चीजें, बिल्डिंग है, टेंट है, वेसल है, जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज होता है। ह्यूमन ड्वेलिंग मींस जहां मानव रहते हैं, और एनी बिल्डिंग वो जो कि यूज की जा रही, किसके लिए? या तो प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए या फिर प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। भाई पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं हम, है ना, या फिर जहां पर हम स्टोर, गोदाम वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, वहां पर भी कोई ऐसा अत्याचार करता है तो वो गृह अत्याचार में आएगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग बिल्डिंग, टेंट, वेसल और वो प्लेस जो प्लेस ऑफ वर्शिप है या जहां पे कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी होती है, वो इनके अकॉर्डिंग बेटा हाउस में आती है। So that is defined under 329 का सबसेक्शन 2, जिसकी पनिशमेंट सबसेक्शन 4 में दे रखी है, एंड इट इज पनिश्ड विद 1 ईयर और 5,000 रुपीज फाइन और बोथ। अब इसको जरा अच्छे से समझेंगे। ये चार्ट पहले भी आपका आईपीसी में कुछ इसी तरीके से बना हुआ था, अभी भी मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा हम इसी प्रकार से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, बराबर है जी? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, चलिए जी, अब सुनेंगे जरा यहां। क्रिमिनल ट्रेसपास सबसेक्शन 1, हाउस ट्रेसपास सबसेक्शन 2। क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट सबसेक्शन ये किसमें दे रखी है? पनिशमेंट किसमें दे रखी है बेटा? 329 के ना सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4, बराबर है? यस। फिर आते हैं दो सेक्शन 330 एंड 331। 331 330 डिफाइन करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, एंड 330 का सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास, 330 का सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है हाउस ब्रेकिंग। दोनों की ही पनिशमेंट कहां दे रखी है? 331 के सबसेक्शन 1 में दे रखा है। किस में दे रखा है? नेक्स्ट सेक्शन में ना। देखो बेटा, 330 का सबसेक्शन 1
एंड सबसेक्शन 2 की पनिशमेंट कहां दे रखी है? 331 के सबसेक्शन 1 में। फिर 331 का सबसेक्शन 2 लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट बताता है, और इसी का सबसेक्शन 2 क्या बताता है? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। दोनों की पनिशमेंट कहां है? 331 के सबसेक्शन 2 में दे रखी है। बोलो हाँ कि ना? यस। तो अब यहां पे क्या है? इनकी पनिशमेंट 3 इयर्स एंड फाइन और बोथ दे रखा है। इसको एक बार वापस अपने स्तर पे जरूर चेक करना। अब यहाँ पे जितनी भी पनिशमेंट है ये डिफरेंट टाइप्स की आपको पनिशमेंट बता रखी है, बट मेरे अनुमान में जो आपके लिए पनिशमेंट रहती है वो 331 सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, और एक तो आपके 331 सबसेक्शन 3 की पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है। अब जरा आगे चलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि आखिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है, क्योंकि अभी हमने दो चीजें डिस्कस की ना बेटा 329 में। एक तो हमने क्रिमिनल ट्रेसपास डिस्कस किया, दूसरा हाउस ट्रेसपास किया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है, LHT क्या होता है। तो ये 330 में डिफाइंड है। तो ये कहते हैं कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास कुछ नहीं, बस इस तरीके से घर में एंट्रेंस करना है कि लोगों से या जिस पर्सन का राइट टू इजेक्ट या राइट टू रिमूव है उससे प्रिकॉशंस लेके हम घर में एंटर कर रहे हैं। कहते हैं ना लुक्का छुपी करके घर में आना, लुकते छिपते आना, ये जैसे हमारे मारवाड़ी में वर्ड यूज होता है। तो दैट इज लर्किंग हाउस ट्रेसपास। हुएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास हैविंग टेकन प्रिकॉशंस, वो प्रिकॉशन ले रहा है, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा है ताकि दबे पांव आना, किसी को पता नहीं चलने देना, या बेटा हम इधर देख रहे थे वहां पर पत्थर मारा, हमने उधर देखा पीछे से घर में घुस गया। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट दिस इज लर्किंग हाउस ट्रेसपास फ्रॉम some person who has a right to exclude or eject the trespasser, from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass। वापस से राइट की बात कर रहे हैं। इफ यू ऑल पीपल रिमेंबर, हमने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में एक राइट की बात की थी, एंड दैट वाज राइट टू प्रोसीड। एक राइट वहां पड़ा था, एक राइट हम आज यहां पढ़ रहे हैं, और वो कौन सा राइट है? लर्किंग हाउस ट्रेसपास में दैट पर्सन जिसके पास राइट है आइदर टू इजेक्ट और आइदर टू एक्सक्लूड, वहां से रिमूव करना, इजेक्ट मतलब बाहर उठा के फेंकना, उस पर्सन से अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके बिल्डिंग, टेंट या वेसल में घुसते हैं तो दैट विल अमाउंट टू लर्किंग हाउस ट्रेसपास। बराबर। हाउस ब्रेकिंग डिस्कस करेंगे, बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है 330 का सबसेक्शन 2। क्या होता है हाउस ब्रेकिंग? सरल सी भाषा में बोले, हिंदी में इसको गृह भेदन बोला जाता है। देयर आर 6 वेज टू कमिट हाउस ट्रेसपास, सॉरी हाउस ब्रेकिंग। 6 वेज कौन कौन से? हुएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय इफेक्टिंग हिज एंट्रेंस। बेटा देखो, ये जो यहां पे 6 वेज दे रखे हैं, इन 6 वेज से कोई भी पर्सन या तो एंटर करे या फिर क्विट कर जाए, या तो अंदर आना हो रहा है या फिर बाहर जाना हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर हाउस ब्रेकिंग हो गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर हाउस ब्रेकिंग हो गया है। व्हाट आर द 6 वेज? हुएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास, देखो इस लैंग्वेज को छोटा किया हुआ है, बहुत लंबा सा पैराग्राफ दे रखा है। हुएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय इफेक्टिंग हिज एंट्रेंस इनटू और क्विटिंग द हाउस, ऑफेंस करने के बाद, ध्यान रखना बेटा, इन 6 वेज। पहला बोल रहा है अब पैसेज जो उसने खुद बनाया है या अबेटर ऑफ हाउस ट्रेसपास ने बनाया है। क्या किया है? या तो वो पैसेज उसने खुद बनाया है या फिर एक अबेटर ने बनाया। चलो एक मकान ही बना लेते हैं अपन, एक घर बना लेते हैं। ठीक है, मान लो दिस इज अ हाउस दैट अ पर्सन हैज। ओके, आगे क्या हो सकता है इसमें? अब इसका जरा हम अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट इज पैसेज बाय हिमसेल्फ। मान लो बेटा ये एक पर्टिकुलर, इसका एक दरवाजा भी तो बनाना पड़ेगा ना मैम। इसका एक दरवाजा बना देते हैं, ये इसका दरवाजा है। बराबर। ओके, अगर जो आपका ऑफेंडर है वो एक पैसेज बनाता है, मान लो बेटा यहां से कोई सुरंग खोद के घुसता है, यहां से कोई सुरंग खोद के घुसता है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, खुद बनाए या बेटर बनाए। ठीक है। सेकंड बोलता है थ्रू एनी पैसेज विच इज नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन एंट्रेंस,
ऐसे तरीके से आता है जो कि ह्यूमन एंट्रेंस के लिए अलाउड नहीं है। बेटा यहां पर खुद से कोई सीढ़ी लगाकर आ गया या फिर ये दीवार कूद के अंदर आ चुका है, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। ह्यूमन एंट्रेंस से ऐसे कोई आता है क्या? या मान लो बेटा यहाँ पे वेंटिलेटर लगा हुआ है, इस वेंटिलेटर से आता है, ह्यूमन एंट्रेंस के लिए थोड़ी है। और एनी पैसेज विच ही हैज ऑब्टेन्ड एक्सेस बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग ओवर, ये यहां पर बेटा कूद के आया, इसीलिए तो इसको वेंटिलेटर का एक्सेस मिला, इसीलिए वो अंदर घुस पाया, तो ये हो गया सेकंड। थर्ड क्या बोलता है? एनी पैसेज विच ही और द अबेटर ऑफ हाउस ट्रेसपास हैज ओपन्ड इन ऑर्डर टू कमिट हाउस ट्रेसपास, कोई भी ऐसा पैसेज है जो उसने खुद खोला है। मान लो बेटा ये खिड़की है, क्या है, ये विंडो है, इस विंडो को इसने खुद खोला है, या मान लो कोई अदर और पैसेज था उसको खोला है। फोर्थ, बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू कमिट अ हाउस ट्रेसपास, देखना ध्यान रखना बेटा, यहां पे कोई ऐसा पैसेज ओपन किया, मान लो यहां पे कुंडी लगी हुई थी, इस कुंडी को ओपन किया है, तो ये किस में चला जाएगा? ये आपके थर्ड में जाएगा। यहां बनाओ इसको, थर्ड पार्ट यहां जाएगा, थर्ड पार्ट यहां आ जाएगा। ओके, अब मान लो बेटा यहां पे एक लॉक लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था? एक लॉक लगा हुआ था। इस लॉक को ओपन करना, बेटा कोई पैसेज ओपन करना अलग बात है, मम्मी बाहर जाती कुंडी लगा देती ना, किस लिए लगाती? ताकि कोई अंदर ना आ पाए और आप बाहर ना जा पाओ, तो पैसेज को ओपन कर लिया आपने, खुद गेट खोल के अंदर आ गए हो, तो ये थर्ड में आ जाएगा। ओपनिंग एनी लॉक मतलब लॉक वो चीज होती है जो एक्चुअली बंद करने का प्रभाव डालती है किसी पर, तो ये लॉक को तोड़ के आना या लॉक को खोल के आना वो किसी भी तरीके से हो सकता है। एंड फिफ्थ, एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग अ क्रिमिनल फोर्स और कमिटिंग एन असॉल्ट। अब मान लो यहां पे कोई पर्सन आ गया इस घर से बाहर, तो ऑफेंडर जो था, ये ऑफेंडर इसको धक्का मुक्की करके आता है, क्रिमिनल फोर्स कॉज करके आता है, तो ये कौन सा हो गया? फिफ्थ वे। एंड सिक्स्थ बोलता है एनी पैसेज विच ही नोज और हैव बीन फास्टेंड अगेंस्ट सच एंट्रेंस और डिपार्चर। अब ऐसे पैसेज से आता है बेटा जो कि उसको पता है। अच्छा सुरंग वाला यहां बना लो, थोड़ा सा सुरंग वाला जो है इसको 3 कर दो, सुरंग को ऐसे कर दो, नीचे से यहां से आया सुरंग, ठीक है, मैंने सुरंग बताया था आपको, ये फर्स्ट है। अब बेटा मान लो वो ऐसे पर्टिकुलर पैसेज से आया जिसको उसको पता है कि बंद कर रखा है, फासन कर रखा है। मान लो बेटा यहाँ पे एक ऐसा दरवाजा खुला था, अब इसके बाहर ना बोरियां रखी हुई है या कोई कट्टे वगैरह रखे हुए ताकि कोई एंटर ना कर पाए, तो उस चीज को हटा के अंदर घुसाना, ये किस में आ जाएगा? ये आपके सिक्स्थ में आ जाएगा। ये जानता है कि उसको फासन कर रखा है, बंद कर रखा है ताकि कोई और पर्सन घुस ना जाए, उसके बाद मोटरसाइकिल वगैरह रखी हुई है, ये जानते हुए कि इसको किस चीज के लिए प्रिवेंट कर रखा है? इस चीज के लिए प्रिवेंट कर रखा है ताकि कोई वहां से डिपार्चर ना कर सके या एंटर ना कर सके। दिस विल अमाउंट टू व्हाट? दिस विल अमाउंट टू योर हाउस ब्रेकिंग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, मार्क्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट एंड फॉर्जरी। क्या होता है फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना या फॉर्जरी क्या होता है? फॉल्स डॉक्यूमेंट मतलब आप डॉक्यूमेंट खुद से बना रहे हो जो कि फॉल्स है, एंड फॉर्जरी मतलब फ्रॉड कमिट कर रहे हो किसी के साथ। 335 बोलता है पर्सन इज सेड टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट इफ फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इनमें से कोई एक चीज करे तो। लेकिन फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने से पहले हमको फॉर्जरी पढ़ना पड़ेगा। कूट रचना क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय फॉल्स फॉर्जरी? तो इन्होंने ये बोला whoever makes any false document या any false electronic record, या तो कोई false document बनाए या कोई false electronic record बनाए या इसका कोई पार्ट भी बनाए, किस इंटेंशन के साथ? विद एन इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी। इस इंटेंशन के साथ कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहा है या उसका पार्ट बना रहा है ना, उसको कोई डैमेज या इंजरी कॉज कर सके। कैसे? या तो पब्लिक को कॉज करे या पर्सन को कॉज करे, या वो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना के वो खुद का कोई क्लेम या टाइटल सपोर्ट कर रहा है। बेटा फर्जी सेल डीड बना दी, बोल दे ओ हेलो एक्सक्यूज मी, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फॉर्जरी। ठीक है, अपना क्लेम सपोर्ट कर रहा है ना, ताकि उस पर्सन को प्रॉपर्टी से पार्ट अवे कर सके। और टू एंटर इनटू एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वो झूठा डॉक्यूमेंट ही इसलिए बना रहा है। बेटा 10,000 मुझसे लेना था, उसको 10,000 की जगह 1 लाख डाल दिया, डॉक्यूमेंट फॉर्ज कर दिया ना, ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। एंड फिफ्थ, विद एन इंटेंट टू कमिट फ्रॉड या दैट अ फ्रॉड मे बी कमिटेड, और वो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसका पार्ट इसलिए बना रहा है ताकि सामने वाले पर्सन के साथ कपट हो सके या फिर कपट कमिट करने के लिए। अब मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट 335 में 3 तरीके से हो सकते हैं।
डॉक्यूमेंट झूठा बना। अब फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या है? फॉल्स डॉक्यूमेंट बेटा 336 का ही तो तरीका है। 336 में तो हम डॉक्यूमेंट फॉल्स बना रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट फॉल्स बनता कैसे? वो 335 में पहले उल्टा हुआ करता था, ये पहले उल्टा हुआ करता था। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है। हम बोलेंगे कि एक पर्सन ने फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया जब 1 2 3 इन तीनों में जो डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है उससे वो कुछ करे। पहला, वो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली क्या करता है? साइन करता है, सील करता है, या कोई डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करता है, उसके किसी पार्ट को एग्जीक्यूट करता है, और मेक्स और ट्रांसमिट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है या उसको ट्रांसमिट करता है, शेयर करता है, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बेटा अफिक्स कर देता है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही अफिक्स होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही अफिक्स होगा ना, उस पे डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली अफिक्स कर दे। मेक एनी मार्क डिनोटिंग की एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट और द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। कई बार बेटा कोई डॉक्यूमेंट पे ना कोई अपने को मार्क या साइन चाहिए होता है, ये बताते हुए कि ऑथेंटिक है, ऑथेंटिसिटी का वो पर्टिकुलर मार्क या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑथेंटिक है, ऐसा दिखाने के लिए आपने कोई मार्क लगा दिया, तो वो फर्स्टली में आ जाएगा। सेकेंडली में, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली या कैंसिलेशन के थ्रू क्या कर रहा है? या तो अल्टर कर रहा है डॉक्यूमेंट को। बेटा जैसे फॉर एग्जांपल म्यूटेशन एंट्रीज वगैरह होती है ना, ये पहले सारा मामला ऑफलाइन होता था, जब से ऑनलाइन आने लगा ना, आपने ये देखा होगा कि जो भूखंड की जितनी भी आपकी राजस्व की जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह, उसमें आपने देखा होगा काफी सारी त्रुटियां हो रही है। ये त्रुटियां क्यों हो रही है? क्योंकि जो भी ऑफिशियल्स बैठे हैं उनसे थोड़ा ऊपर नीचे मामला हो जाता है, तो त्रुटियां आपको दिखने लगती है, आपके शेयर्स वगैरह में कम ज्यादा ऊपर नीचे दिखने लगता है, जो भी आपका जमीन में हिस्सा वगैरह होता है। तो इस मामले में बेटा दीज पीपल आर ओनली ऑथराइज, जो पटवारी वगैरह, आरआई वगैरह, ये लोग ही ऑथराइज है, या तहसीलदार, ये लोग ही ऑथराइज है उस पर्टिकुलर सेगमेंट को या पर्टिकुलर नंबर्स वगैरह उसको चेंज करने के लिए। लेकिन कोई पर्सन बिना ये परमिशन किए, जो कि ऑथराइज नहीं है, वो ये सब कर दे, तो वो डॉक्यूमेंट में ऐसा ऑल्टरेशन वगैरह कर दे, कैंसिल वगैरह कर दे, तो ये किस में आ जाएगा? फॉल्स डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ओके, आफ्टर इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड और एफिक्स्ड विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल या डॉक्यूमेंट है बेटा जो कि ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, अब उसमें चेंजेस कर रहा है डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली, या उसको कैंसिल कर रहा है, या तो खुद से या किसी और पर्सन के द्वारा, तो ये किस में आएगा? ये आपके 335 में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है थर्डली, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली कॉज कर रहा है किसी पर्सन को। यहां पे तो सेल्फ एक्ट कर रहा है, यहां पे देखना बेटा, डॉक्यूमेंट पहली दफा खुद बना रहा है, यहां पे ऑलरेडी बने हुए एंड एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट में सेल्फ पंचायत कर रहा है, और यहां पे किसी अदर पर्सन को मजबूर कर रहा है इनमें से ये 1 2 या 3 में से कोई एक एक्ट करने के लिए। क्या कर रहा है? ही इज कॉजिंग बेटा एनी अदर पर्सन टू साइन, सील, एग्जीक्यूट और ऑल्टर अ डॉक्यूमेंट और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। बेटा किसी और पर्सन को वो कॉज कर रहा है कि सर इस पे सील लगा दो ना, जबकि उसको पता है कि डॉक्यूमेंट गलत है, उस पे सील लगवा रहा है, उस पे साइन करवा रहा है, और टू एफेक्ट हिज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नोइंग दैट सच पर्सन बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन की वजह से। या फिर क्या करता है बेटा, उससे कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगवाता है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे, और जो पर्सन ऐसा लगवा रहा है वो जानता है कि जिसे मैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगवा रहा हूं वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है या इंटॉक्सिकेटेड है, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा? यहां पे 335 लग जाएगा। दैट by reason of deception practiced upon him he does not know the content of the document or electronic record or the nature of the alteration। जब वो ऐसी चीज करवा रहा है तो या तो वो जानता है कि वो पर्सन जिससे हम ये साइन, सील, एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं या ऑल्टर करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है या इंटॉक्सिकेटेड है, या उस पर डिसेप्शन प्रैक्टिस करने की वजह से वो उस डॉक्यूमेंट का ट्रू नेचर या कंटेंट नहीं जान पा रहा है। बेटा फॉर एग्जाम्पल आप मेरे सामने 10 पेपर लेकर आ गए, आपने बोला मैम मेरी मार्कशीट्स हैं, प्लीज आप इसको साइन कर दोगे? मैंने बोला हाँ कर देंगे। उसमें 2 पेपर बेटा सेल डीड के डाल दिए मेरी प्रॉपर्टी के। अब आपको पता है कि मैम के साथ फ्रॉड हो रहा है, मैम एक के बाद एक पेपर साइन करते जाएंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्लियर है? ओके, कुछ सेक्शंस है जो मैं चाहूंगी कि आप ध्यान रखें यहां के मामले से। एक तो ये फॉर्जरी ऑफ द डॉक्यूमेंट पब्लिक रजिस्टर कोड, और एक ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी का ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें 468 कतई इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। ठीक है, ये थोड़ा आपके आईपीसी के सेक्शंस है ना, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में वापस से करेक्ट कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि प्रॉपर्टी मार्क्स का जो है ना, ये ध्यान रखें। आई नो कि आईपीसी का है, आईपीसी की स्लाइड्स आ चुकी है, इसको एक बार तक के लिए रिमूव कर दो। ठीक है, बराबर। ओके, फॉर्जरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फॉर्जरी के यहाँ पे पनिशमेंट्स आप जरूर देखो बेटा, फॉर्जरी के पनिशमेंट जरूर देखो। सबसेक्शन 2 में यहाँ पनिशमेंट दे रखी है
सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट कितनी दे रखी है? 2 years और फाइन और बोथ है। कितनी पनिशमेंट है? 2 years और फाइन और बोथ है। सबसेक्शन 3 में फॉर्जरीज इंटेंशन के साथ कि हम चीट कर लेंगे। जो 468 वाला था बेटा आईपीसी का, वो इधर आ चुका है, वो प्लीज लिस्ट हटा दो। 7 years एंड फाइन है। देख तो ये देख लो, हमारे पास लेटेस्ट ये वाली स्लाइड है, वो वाली रिमूव कर देना, ठीक है। चलो, फॉर्जरी इस इंटेंशन के साथ कि वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट से किसी की रेप्यूटेशन हार्म हो जाएगी, 3 years और फाइन है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसमें से जो आपको याद रखना है, जो उस वक्त मैं वहां बता रही थी, एक तो ये 337 वाला याद रखेंगे, 338 वाला याद रखेंगे, ठीक है, एक तो ये और ये याद रखेंगे। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी जरूर याद रखें, ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 18 दैट इज योर प्रॉपर्टी मार्क्स। क्या होता है प्रॉपर्टी मार्क्स और क्या होता है फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क्स? क्या होता है प्रॉपर्टी मार्क्स और क्या होते हैं फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क्स? इसको समझने के लिए पहले प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी हमको पता है मूवेबल होगी या इमूवेबल होगी, लेकिन मुद्दा यहां पे ये है कि बेटा क्या हम ये कह सकते हैं कि हर पर्टिकुलर जो मार्क लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेगा? नहीं, जनरली ये जो प्रॉपर्टी मार्क्स है ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है। बहुत अच्छे से सुनना, प्रॉपर्टी मार्क्स किस पे लगते हैं? हमेशा और हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगते हैं। याद है बचपन, यहां लिख दो स्टिकर्स ऑन नोटबुक। बचपन में हम लोग ना अपनी नोटबुक्स वगैरह लगा लेकर आते थे। 1 अप्रैल को स्कूल जाना होता था, मार्च के लास्ट वीक में पेरेंट्स हमको बुक सेट दिलाते थे और फिर ये बोलते थे, वो ऑरेंज कलर का एक उसके ऊपर पेपर लगाते थे ना, कवर जिसको हम बोलते हैं, राजस्थान में हम उसको पूटा बोलते थे, ठीक है, तो वो लगाते थे और उसके ऊपर क्या करते थे हम, स्टिकर लगाते थे, है ना। मेरे जैसा कोई एक्स्ट्रा कॉशियस पर्सन होता है तो उसके ऊपर वो प्लास्टिक वाला कवर भी लेके आता है ना, प्लास्टिक वाला भी लगाता है कि पता है कि मम्मी अचार पूरी डालेगी उस बैग में तो कभी खराब नहीं हो जाए हमारी नोटबुक, या जल्दी से पूरे साल चलानी है, बार बार कवर कौन लगाएगा, अब प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं उसके ऊपर। ये भी क्या करते थे ना। तो वो जो स्टिकर लगाया है, वो जो लेबल लगाया, हमने क्यों लगाया है? टू डिनोट द फैक्ट दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी शिवानी सोलंकी। हाँ कि ना? वैसे कि वैसे मान लो घर वालों ने दोनों भाई बहनों को एक ही जैसी टी शर्ट दिला दी, एक ही जैसा पेंसिल बॉक्स दिला दिया, अब क्या करें? तो वो डोनाल्ड डक और मिकी माउस का छोटा छोटा स्टिकर आता था, बबल गम के साथ आता था कि नहीं आता था, कुछ हाथ पे चिपकाते थे। जिनकी मम्मी स्ट्रिक्ट होती थी वो फिर हाथ पे नहीं चिपकाते, दरवाजों पे चिपकाते थे, या फ्रिज पे चिपकाने की वजह से भी कभी मार खाई होगी तुमने। तो जब आपने वो पर्टिकुलर बबल गम का जो स्टिकर है वो अपनी वाटर बॉटल पे लगा दिया, टी शर्ट पे लगा दिया कि दिस इज अ डिस्टिंक्शन, तो ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने के साथ साथ आपने ये भी शो किया कि ये इसकी आइडेंटिटी है, दिस बिलोंग्स टू मी, दैट इज अ प्रॉपर्टी मार्क, दैट्स इट। अ मार्क यूज्ड फॉर डिनोटिंग दैट अ मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है एक पर्टिकुलर पर्सन को ही बिलोंग करती है, ऐसा मार्क अगर आपने लगा दिया ये आइडेंटिफाई करवाते हुए, ये डिनोट करते हुए, दैट इज अ प्रॉपर्टी मार्क, दैट्स इट। कहां डिफाइन कर रखा है? 345 के सबसेक्शन 1 में एंड 345 का सबसेक्शन 2 बोलता है फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है। अगर आप ये कह रहे हो कि प्रॉपर्टी मार्क क्या हो रहा है तो हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना बेटा कि फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क क्या होता है। तो इन्होंने बोला whoever makes any movable property or goods or any case, package or other receptacle box वगैरह ही होते हैं, containing movable property or goods or uses any case, package or other receptacle having any mark। कोई भी क्या करता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई गुड्स है, कोई केस है, पैकेज है, या ऐसा रिसेप्टेबल जिसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी है और उस पर्टिकुलर रिसेप्टेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स या केस, पैकेज पे क्या है, कोई मार्क लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई ऑलरेडी मार्क लगा था, आपने उसके ऊपर मार्क लगाया, इन चीजों के ऊपर मार्क लगाया, मूवेबल प्रॉपर्टी पे, गुड्स पे या इस चीज पे, या ऐसे पर्टिकुलर पैकेज या रिसेप्टेबल पे जिस पे ऑलरेडी मार्क था उस पे भी मार्क लगा दिया। इससे हो क्या रहा है? इससे डिस्टिंक्शन हो रहा है। इससे हो क्या रहा है? डिस्टिंक्शन हो रहा है इन अ मैनर, इस तरीके से, ताकि रीजनेबली कैलकुलेटेड का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको, कोई भी पर्सन जब उसको देखेगा ना, ये सोच पाएगा, समझ पाएगा। रीजनेबली कैलकुलेटेड टू कॉज इट टू बी बिलीव्ड, ताकि जब भी कोई उस मार्क प्रॉपर्टी को देखेगा तो वो ये बिलीव करेगा दैट द प्रॉपर्टी और द गुड्स सो मार्क्ड और एनी प्रॉपर्टी और गुड्स कंटेनिंग इन सच रिसेप्टेबल मतलब उस बॉक्स के अंदर कोई प्रॉपर्टी है या वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मैंने मार्क लगाया वो हमको बिलोंग करती है। हम ऐसा बिलीव करवाएंगे वो मार्क लगा के, हम बोलेंगे कि फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क लग गया है। प्रॉपर्टी और गुड्स कंटेन्ड इन सच रिसेप्टेकल सो मार्क्ड
belongs to a person to whom they do not belong is said to cause a false property mark. तो हम कहेंगे कि यहां पे false property mark लग चुका है. कारण क्या है कि हम किसी और की प्रॉपर्टी, बेटा मेरी प्रॉपर्टी दिखा रहे, कोई बॉटल पड़ी थी, किसी इंस्टीट्यूट की बॉटल पड़ी थी, मैंने अपना नाम वहां पे जाके मार्कर से लिख दिया या एस लिख दिया डिजाइन बताने के लिए, दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी. रीजनेबली कैलकुलेटेड का मतलब क्या है? रीजनेबली कैलकुलेटेड मींस दैट वी आर मेकिंग पीपल हैव एन इंप्रेशन ऑफ द फैक्ट दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी. ओके, रीजनेबली कैलकुलेटेड मतलब कोई भी पर्सन ऑफ रीजनेबल प्रूडेंस अगर उसको देखेगा तो लगेगा कि ऐसे कोई होता है कि मेहंदी की डिजाइन बनी हुई तो लड़कियों की प्रॉपर्टी, ऐसा प्रिजम्पशन अगर कोई कर ले तो. ठीक है, चलिए जी, पनिशमेंट कहां दे रखा है? सबसेक्शन 3 में बेटा इसकी पनिशमेंट दे रखी है. पनिशमेंट फॉर फॉल्स मार्क कितनी होती है? 1 ईयर और फाइन और बोथ है. 146 में क्या बोला? टैंपरिंग विद द प्रॉपर्टी मार्क विद एन इंटेंट टू कॉज इंजरी. टैंपरिंग विद प्रॉपर्टी मार्क, जो प्रॉपर्टी मार्क ऑलरेडी बना हुआ था उसको टैंपरिंग किया, उसको हटाया, छीला, रिमूव किया, काटा पीटा. दिस इज योर 346 व्हिच इज पनिशेबल विद 1 ईयर और फाइन और बोथ. 347 काउंटरफिएटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क. काउंटरफिएटिंग, यहां पे तो देखना बेटा, यहां पे इन्होंने बोला हम मार्क लगा रहे हैं. काउंटरफिएटिंग प्रॉपर्टी मार्क का मतलब है जैसा प्रॉपर्टी मार्क पर्टिकुलर ब्रांड वगैरह का ना वैसा के वैसा मैं एज इट इज नकली बना रही हूं. पीडब्ल्यू का ऑलरेडी बना हुआ है बेटा, कोई अपने नोट्स के ऊपर ऐसा कोई फर्जी मार्क बना के अपने नोटबुक्स के ऊपर लगाए टू शो दैट दीज आर पीडब्ल्यू का नोट्स या कंटेंट, दैट विल अमाउंट टू काउंटरफिएटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क. ध्यान रहे कॉपीराइट वगैरह के मामले में आप रेमेडी जो है अलग लेते हैं. कॉपीराइट वगैरह का इंफ्रिंजमेंट तब होता है जब उसके ऊपर आपका कॉपीराइट है. अंडरस्टूड? यस और नो? 2 years और फाइन और बोथ. 348 मेकिंग और पोजेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटरफिएटिंग अ प्रॉपर्टी मार्क. अब इस टी शर्ट के ऊपर अगर ये लोगो लगा जो लिखा है फिजिक्स वाला, अगर ये लिखा हुआ है तो कोई इंस्ट्रूमेंट से लिखा होगा ना, कोई पेंट थोड़ी किया है किसी ने. तो उस इंस्ट्रूमेंट का भी पोजेशन अगर किसी ने अपने पास रखा है ताकि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मार्क को कभी तो वो काउंटरफिएट कर ले, तो सबसेक्शन 348 में पनिशेबल है 3 years या फाइन या बोथ से. 349 सेलिंग गुड्स मार्क्ड विद द काउंटरफिएट प्रॉपर्टी मार्क्स. सेलिंग गुड्स मार्क्ड विद द काउंटरफिएट प्रॉपर्टी मार्क्स. यहां पे तो बेटा हमने प्रॉपर्टी मार्क को काउंटरफिएट किया. 348 में हमने उसका इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन किया जिससे कि हम काउंटरफिएट कर सकते हैं प्रॉपर्टी मार्क्स को. एंड 349 में हमने क्या किया? हम उन गुड्स को सेल कर रहे हैं जिसके ऊपर प्रॉपर्टी मार्क काउंटरफिएटेड है, जिसके ऊपर काउंटरफिएटेड प्रॉपर्टी मार्क है. मुझे पता है कि ये नकली प्रॉपर्टी मार्क लगा हुआ है, ये उस ब्रांड को बिलोंग भी नहीं करता. इसका अगर मैंने सेल किया तो 349 में पनिशमेंट 1 year और फाइन और बोथ है. 1 साल है या जुर्माना या दोनों भी हो सकता है. एंड 350 डील्स विद मार्किंग अ फॉल्स मार्क अपॉन अ रिसेप्टेबल कंटेनिंग गुड. रिसेप्टेबल कंटेनिंग गुड्स का मतलब क्या बेटा? एक संदूक है, कोई बॉक्स है बड़ा सा, उसके अंदर खूब सारे गुड्स हैं, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, या कोई कट्टा है, बोरी जिसके अंदर खूब सारा सामान आया हुआ, उसके ऊपर कोई फर्जी झूठा हमने मार्क लगा दिया ताकि ये पता चले कि इसके अंदर वाले सारे गुड्स हमारे हैं. तो दैट इज पनिशेबल अंडर 350 which states making a false property mark upon any receptacle. receptacle का मतलब ये बंद बॉक्स वगैरह होता है. तो दैट इज पनिशेबल विद 3 years और फाइन और बोथ. तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जितने भी ऑफेंसेस थे आज वो हमने आज की क्लास में कवर कर लिया है. और इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार वापस बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है. किसी भी प्रकार से हम आपकी मदद कर पा रहे हैं तो दैट इज डेफिनेटली वी आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑब्लाइज्ड दैट हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं. एंड इन एनी वे आप सक्सीड कर पाते हैं तो आई थिंक दैट विल बी डेफिनेटली अ प्लस पॉइंट फॉर अस. चलिए, मुद्दे की बात ये दैट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस सीरीज एंड इज लुकिंग और आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ ऑफ दीज सेशंस, देन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू डाउनलोड पीडब्ल्यू ऐप फर्स्ट, enroll yourself in the judiciary segment there and then वहां पर जाकर आपको ये पूरा के पूरा पोस्टर दिखने वाला है. ये बैच आपको बेटा वहां पे एनरोल करना पड़ेगा. दिस इज कंप्लीट फ्री बैच, कोई प्राइस नहीं है, यहाँ पर कुछ पैसा डिडक्ट नहीं होगा. जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह वो ऐड करके आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं. एंड आफ्टर एनरोलिंग दिस बैच वहां पे आपको मेरी क्लासेस का एक फोल्डर दिखेगा, एक आपको पीडीएफ्स का फोल्डर दिखेगा. तो आप वहां पर जाकर सारी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर क्लासेस भी देख सकते हैं. बट वहां की क्लासेस आपको एक्सेसिबल तभी तक होगी जब तक कि इसका बैच एक्सेस है. तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि जाकर टाइम पर वहां पर बैच को एनरोल कर लो. आई थिंक नेक्स्ट 6 months या फॉर अ ईयर ये बैच वहां पर विजिबल होगा, या अगर रहा तो हो सकता है टीम बाद में इसको एक्सटेंड कर दे. बट आप उधर से पीडीएफ तब तक ही डाउनलोड कर पाओगे जब तक इस बैच की एक्सेस या वैलिडिटी है. उसके बाद आप पीडीएफ्स के लिए फिर कहां जाओगे. बट स्टिल इन केस इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप. आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं. कोई बैचेस वगैरह की जानकारी है, एनी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई इशू है, यू कैन कनेक्ट विद मी. एंड पीडब्ल्यू का प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि इस सेशन
सेशन की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, और जो भी आपके लिए बैचेस हो गए या और कोई भी आपका इंपॉर्टेंट सेशन रह चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीट योर नोटिफिकेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन और एनी सच थिंग, तो आपको सारी की सारी जानकारी जो है वहां पर मिल जाएगी। तो बीएनएस की लेक्चर सीरीज जो आपने देखना शुरू कर ही दिया है, तो मेक श्योर करें कि लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा जाए, पूरा कंप्लीट एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ाई करो, और बीएनएस के सीरीज में आगे मिलेंगे हम नए सेगमेंट के साथ। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।